हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू प्रयागराज यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर सेकंड है आपका पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, इसका पेपर आपका 1 जुलाई को लगा हुआ है। ठीक है, अभी आपके पास 4 से 5 दिन है। तो आज इस क्लास में हम लोग ये जो पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार आपका सब्जेक्ट है इसको फुल कवर करेंगे, यानी कि ये आपकी मैराथन क्लास होने वाली है, ये आपकी फुल बुक रिवीजन क्लास होने वाली है। पूरे सारे ही टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है और आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और कहने का मतलब फुल सिलेबस को आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एंड थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि इसको बहुत कहने का मतलब फास्ट तरीके से जल्दी कवर कर लेंगे। चलिए, यूनिट फर्स्ट है जिसमें सबसे पहले पाठचर्या की संकल्पना को समझेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम होता क्या है। पाठचर्या विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का एक केंद्र बिंदु है। जो पाठचर्या है, जो भी हमारे विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था है उसका केंद्र बिंदु पाठचर्या ही होती है। विद्यालय में उपलब्ध सभी संसाधन, जैसे आपका विद्यालय भवन है, विद्यालय के अन्य उपकरण हो गए, पुस्तकालय हो गया, पुस्तकालय की पुस्तकें और जितनी भी अन्य शिक्षण सामग्री होती है ना, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है पाठचर्या के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देना। यानी कि जो हमारा पाठचर्या है वो और ज़्यादा कैसे इफेक्टिव बन पाए, है ना, उसको मतलब और ज़्यादा कैसे प्रभावित तरीके से बच्चे तक पहुँचे। कक्षा की समस्त क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप और मूल्यांकन की समस्त प्रक्रिया विद्यालयी पाठचर्या के परिणामस्वरूप ही नियोजित की जाती है। प्रत्येक सभ्य समाज अपनी युवा पीढ़ी के समाजीकरण के लिए एक निश्चित शैक्षिक कार्यक्रम का नियोजन करता है और पाठचर्या जो है शिक्षा का आधार है। पाठचर्या क्या है? शिक्षा का आधार है, जिसके आधार पर शिक्षा जो है आगे बढ़ पाती है। पाठचर्या के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। भाई, शिक्षा से संबंधित जो भी उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त करने में पाठचर्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि हमारे पास पाठचर्या ना हो, हमारे पास सिलेबस ना हो, तो हम कैसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। आप बीएड में 90% गेन करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास सही किताब नहीं है, सही आपके पास सिलेबस नहीं है, आप गलत पढ़ रहे हो, तो कैसे आप अपने उद्देश्य तक पहुँच पाओगे। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र और अध्यापक को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपके छात्र, देखिए शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, शिक्षा आपकी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें आपका छात्र आता है, आपका शिक्षक इसमें आता है एंड आपका क्या आता है, जो है पाठचर्या आती है या पाठ्यक्रम आता है। ठीक है, या पाठ्यपुस्तक आती है। अब इसमें छात्र और शिक्षक दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? विषय वस्तु कर रही है या पुस्तक कर रही है। देखिए, विषय वस्तु कहिए, पुस्तक पाठ्य पुस्तक कहिए या पाठचर्या कहिए, ये वो कड़ी है जो छात्र और शिक्षक को जोड़ने का काम करती है। अन्यथा शिक्षक कब तक बालक को सत्यनारायण की कथा सुनाएगा विदाउट सिलेबस, विदाउट पाठचर्या, विदाउट कॉपी किताब। अध्यापक पाठचर्या के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है। पाठचर्या के द्वारा छात्र को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है कि आखिर कैसे जीवन कैसे जिया जाता है और लाइफ कैसे सर्वाइव की जाती है, समाज के साथ कैसे अपने आप को समाज के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करना है ना। इससे अध्यापकों को दिशा निर्देश भी प्राप्त होते हैं। छात्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित होने से उनमें एकाग्रता आती है। जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होता तब तक हम अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। वे नियमित रह करके काम करते हैं। पाठचर्या एक प्रकार से अध्यापक के पश्चात छात्रों के लिए दूसरा पथ प्रदर्शक है। पाठचर्या एक प्रकार से अध्यापक के पश्चात, यानी कि जब तक अध्यापक है ठीक है, अध्यापक नहीं है तो जो पाठचर्या है, जो आपकी किताब है, वो आपके लिए दूसरा पथ प्रदर्शक है। पाठचर्या में किसी भी कक्षा के निहित विषयों के साथ साथ स्कूल के समस्त कार्यक्रम भी आते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई भी एनुअल फंक्शन है या जैसे कोई प्रोग्राम है या कोई स्पोर्ट्स जो है कि यानी कि आपका कोई गेम है, लाइक क्रिकेट है, कबड्डी है, या जो भी कुछ स्कूल में एक्टिविटी होती है, पीटी होती है ना, सैटरडे को क्या होना है, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी आपकी पाठचर्या के अंतर्गत आती हैं। बीएड में आपका जैसे टीचिंग है 4 महीने की, बीएड में आपका असाइनमेंट बनने हैं, फाइल बननी है, वाइवा होना है, ये सारा आपका पाठचर्या के अंतर्गत आता है। यानी कि 2 साल का बीएड है, पूरा पाठचर्या है और सेमेस्टर वाइज आपकी जो सिलेबस है वो अलग अलग है, वो आपका जो है पाठ्यक्रम कहलाएगा।
2 साल का फुल पाठचर्या कहलाएगा, सेमेस्टर वाइज आपका पाठ्यक्रम कहलाता है। कई बार हम आपको बता भी चुके हैं। पाठचर्या के संदर्भ में सबसे लोकप्रिय परिभाषा कनिंघम की मानी जाती है। कनिंघम के अनुसार पाठचर्या, आपका पेपर है ये थ्योरेटिकल का, इसमें कनिंघम की परिभाषा जरूर कहीं ना कहीं लिख करके आना 100%। कनिंघम के अनुसार पाठचर्या अध्यापक रूपी कलाकार यानी कि आर्टिस्ट के हाथ में वो साधन है जिसके माध्यम से वो अपने पदार्थ रूपी शिष्य यानी कि मटेरियल को अपने कलागृह रूपी स्कूल यानी कि स्टूडियो में अपने आदर्श यानी कि उद्देश्य के अनुसार विकसित अथवा रूप प्रदान करता है, मोल्ड करता है। आगे बढ़ते हैं। पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पाठचर्या शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो आपका पाठ्य, दूसरा चर्या है। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य। चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण करना। इस प्रकार पाठचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य, सीखने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य यानी कि सिखाने योग्य। विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण करना ही आपका पाठचर्या कहलाता है। पाठचर्या के लिए अंग्रेजी में कैरिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द आपका लैटिन भाषा के क्यूरेरे से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है रनवे या रेस कोर्स अर्थात दौड़ का रास्ता या दौड़ का क्षेत्र, अर्थात किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कैरिकुलम मीन्स अ कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल। ओके, किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना, यही आपका क्या है? कैरिकुलम है, पाठचर्या है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में पाठचर्या छात्रों के लिए दौड़ का रास्ता या दौड़ के मैदान के समान है जिस पर चलते हुए छात्र अपने वांछित शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा कर पाता है। पाठचर्या का संकुचित अर्थ क्या होता है? नैरो मीनिंग ऑफ कैरिकुलम। संकुचित अर्थ में पाठचर्या के लिए एक अन्य शब्द सिलेबस या पाठ्यक्रम शब्द भी प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ कोर्स ऑफ स्टडी या कोर्स ऑफ टीचिंग भी है। इसे पाठ्य विवरण या पाठ्य सामग्री या अंतर्वस्तु आदि भी कहते हैं। पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पाठ्य और क्रम, अर्थात किसी विषय या अध्ययन की वह विषय वस्तु जो क्रम से व्यवस्थित हो पाठ्यक्रम कहलाती है। पाठचर्या यानी कि कैरिकुलम और पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, ये आपका पूरे 2 साल का निर्धारित है कि 2 साल में किस सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, ये आपके पूरे 2 साल का हो गया, ये आपका सेमेस्टर वाइज हो गया। ठीक है, सेमेस्टर वाइज जो हम पढ़ते हैं वो सिलेबस होता है, पूरे 2 साल का कैरिकुलम कहलाता है। इसमें सामान्य लोग भेद नहीं करते और उन्हें पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि उनके लिए पाठचर्या पाठ्यक्रम एक ही हो जाता है, बल्कि ऐसा नहीं, दोनों में अंतर है, परंतु इनमें पूर्ण और अंश का भेद होता है। पाठचर्या के अगर व्यापक अर्थ की बात करें, व्यापक अर्थ को समझते हैं। व्यापक अर्थ में पाठचर्या से आशय बालक के बहुआयामी विकास करने और शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक द्वारा अपनाई गई वे तमाम परिस्थितियां होती हैं जिनसे बालक ज्ञान, अनुभव, क्रिया का अर्जन और आदत एवं व्यवहार में परिमार्जन करता है। इस प्रकार पाठचर्या में शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु या पाठचर्या की क्रियाएं, प्रयोगशाला के कार्य, सामुदायिक कार्य, लेखन, वाचन, पुस्तकालय आदि सभी के क्रियाकलाप इसमें शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक परिभाषा है जो कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कही है, जो कि बहुत लंबी परिभाषा है, पढ़ेंगे नहीं। अगली डेफिनेशन आपको जैसे डंकन ग्रीजेल के अनुसार विद्यालयी पाठचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शों का प्रतिरूप है। ठीक है, और फिर है क्रो एंड क्रो की परिभाषा पढ़ लीजिए, इसकी अच्छी डेफिनेशन है। पाठचर्या में विद्यार्थियों के विद्यालय या उसके बाहर के वे सभी अनुभव शामिल होते हैं जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, जिसका आयोजन बालकों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायता करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पाठचर्या की प्रकृति को समझते हैं। देखिए, नेचर ऑफ कैरिकुलम। पाठचर्या विद्यालय की विषय व्यवस्था का मूल आधार होती है। जो पाठचर्या है वह विद्यालय की व्यवस्था का क्या है? मूल आधार होती है। शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था पाठचर्या पर केंद्रित होती है। ठीक है, पाठचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। शिक्षक और शिक्षार्थी पाठचर्या को केंद्र में रख करके विचारों के आदान प्रदान द्वारा किसी चीज़ को सीखते हैं और व्यवहार में परिवर्तन भी लाते हैं। ओके, पाठचर्या से ही छात्र जीवन जीने की कला भी सीखता है, आर्ट ऑफ लिविंग सीखता है पाठचर्या के माध्यम से ही। पाठचर्या की प्रकृति को निम्नलिखित तथ्यों से हम इस प्रकार समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, पाठचर्या सदैव पूर्व नियोजित होती है, पहले से तैयार होती है। इसमें निहित क्रियाओं को आवश्यकता के अनुसार अचानक से विकसित नहीं किया जा सकता। पाठचर्या के मुख्य 4 आधार होते हैं।
पहला आपका सामाजिक शक्तियाँ, दूसरा स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा प्राप्त मानव विकास का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप, ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। ये आपके पाठचर्या के मुख्य 4 आधार होते हैं। इस प्रकार पाठचर्या किसी विशिष्ट समाज के एक विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्मित होती है। किसी विशिष्ट व्यवसाय हेतु कक्षा 8 की बालिकाओं के लिए विकसित पाठचर्या इसी कक्षा के लड़कों के लिए पूरी तरह निरर्थक भी हो सकती है, हो सकता है उनके लिए यूज़फुल ना हो। पाठचर्या के लक्ष्य या प्रयोजन यानी उद्देश्य उससे संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों से रेफर्ड होते हैं या उद्देश्य ही साध्य हैं और स्वीकृत पाठचर्या इन्हें प्राप्त करने का साधन होती है। अध्यापक अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार के अधिगम अनुभवों का नियोजन करता है, फिर भी अपने अधिगम अनुभवों और अपनी सहभागिता के स्तर एवं गुणवत्ता के कारण छात्रों में भिन्नता दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक ही कक्षा के प्रत्येक छात्र की वास्तविक पाठचर्या उसी कक्षा के अन्य छात्रों की पाठचर्या की अपेक्षा भिन्न भी हो सकती है। तो ये पाठचर्या की प्रकृति थी। अब पाठचर्या के क्षेत्र को समझते हैं। देखिए, स्कोप ऑफ करिकुलम। पाठचर्या शिक्षक और छात्रों के सामने स्पष्ट एवं निश्चित लक्ष्य रखती है और उनकी प्राप्ति के लिए उनके कार्य भी निश्चित करती है। नियोजित शिक्षा के लिए पाठचर्या की बहुत आवश्यकता होती है। ये सबको पता है कि जो आवश्यक है वह उपयोगी होगा और साथ ही उसका एक निश्चित महत्व भी होगा। यही बात पाठचर्या पर भी लागू होती है। ओके, पाठचर्या के क्षेत्र को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे पाठचर्या के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। शिक्षा के किस स्तर यानी कि पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च, किस स्तर पर किन पाठ्य विषयों को पढ़ाना है, किन क्रियाओं को सिखाना है और किन अनुभवों को देना है, ये सभी बातें पाठचर्या में स्पष्ट रूप से दे दी जाती हैं। पाठचर्या के उपलब्ध हो जाने से आवश्यक एवं वांछित पाठ्य सामग्री को पुस्तक की रचना के समय ध्यान में रखा जाता है। इससे उपयुक्त एवं स्तर के अनुकूल पुस्तकों का निर्माण भी हो जाता है, जिनसे बालक के विकास में सहायता मिलती है। पाठचर्या छात्र और अध्यापक दोनों को सही दिशा बोध कराती है। इससे समय और शक्ति का अपव्यय नहीं होता, दोनों निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और समय पर वहां पहुंच जाते हैं। इस प्रकार पाठचर्या द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति भी संभव हो पाती है। तो ये जो है ये हमारी पाठचर्या के क्या है, क्षेत्र हैं। नेक्स्ट वन है पाठचर्या की विशेषताएं। विशेषता क्या है? नंबर 1 तो शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर पाठचर्या नहीं होगी तो शिक्षक बालक को क्या पढ़ाएगा, क्या सिखाएगा, है ना, उसका माध्यम क्या होगा, आधार क्या होगा। पाठचर्या से शिक्षक को अपने शिक्षण के स्वरूप को निर्धारित करने, शिक्षण का संचालन करने और छात्रों की उपलब्धियों को जानने का अवसर प्राप्त होता है। पाठचर्या से शिक्षक अपनी शिक्षण विधि का चयन करने में समर्थ होता है, यानी कि उसको पता होता है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, किस सब्जेक्ट में कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करना है, और छात्रों का उचित प्रकार से मार्गदर्शन करने में भी समर्थ हो पाता है। पहली विशेषता हो गई। दूसरी है कि शिक्षार्थियों के लिए भी इसका महत्व होता है। शिक्षार्थी को इससे अपने शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। छात्रों को पाठचर्या से पूर्व तैयारी का अवसर मिलता है तथा वे ये जानने में समर्थ होते हैं कि अमुक विषयों में कितना तथ्य पढ़ना है। अर्थात पाठचर्या के आधार पर शिक्षार्थी अपनी अध्ययन योजना बनाते हैं और उस पर चल करके सफलता की प्राप्ति भी करते हैं। समाज के लिए महत्व। पाठचर्या से समाज को भी लाभ पहुंचता है। समाज पाठचर्या द्वारा नवीन मंतव्यों को जानता है। समाज जो है वो पाठचर्या के द्वारा नए नए मंतव्यों को जानता है और उसके अनुरूप अपनी जीवन शैली एवं मान्यताओं को समय के साथ बदलता जाता है। पाठचर्या से समाज में पारंपरिक मान्यताओं के स्थान पर परिवर्तित मान्यताओं का दिग्दर्शन भी होता है। सांस्कृतिक उन्नयन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि इससे सांस्कृतिक उन्नति होती है। अवबोध के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालय में बालक अनेक विषयों का जब अध्ययन करता है एवं विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेता है तथा अध्ययन के द्वारा पाठचर्या से तरह तरह के अनुभव अर्जित करता है, तो इससे उसकी अंतर्दृष्टि यानी बोध प्रखर बनती है और उसमें अवबोध यानी साझेदारी का भी प्रकटन होता है। तो इस तरीके से यह हमारी पाठचर्या की कुछ विशेषताएं हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पाठचर्या के उद्देश्य क्या हैं? पाठचर्या का उद्देश्य है शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। सिर्फ हेडिंग्स पढ़ लीजिए, उसके अंदर कंटेंट आप लिख दीजिएगा बना करके, नंबर पूरे मिलेंगे।
शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों यानी कि शिक्षा से संबंधित जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको हम पाठचर्या के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यक एवं उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, अगर आप उचित ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, आपको जो आप ज्ञान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ेगी। ज्ञान को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रदान करना, यानी कि पाठचर्या का एक उद्देश्य ज्ञान को छात्रों तक व्यवस्थित और एक सीक्वेंस में, क्रमबद्ध स्वरूप में पहुंचाना भी है। क्रमबद्ध से आशय है प्रारंभिक शिक्षा में यदि बालकों को गणना सिखाना है तो 1 से प्रारंभ होते हुए 100 तक ज्ञान दिया जाएगा। ये तभी हो सकता है जब हम उसको क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में पाठचर्या का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे कभी कुछ पढ़ा दिया, कभी कुछ पढ़ा दिया, आज हम कहानी पढ़ रहे हैं, कल सवाल लगा रहे हैं, परसों इंग्लिश सीख रहे हैं, इससे बच्चा कहीं नहीं पहुंचेगा, वो वहीं का वहीं ठहरा रहेगा जहां से उसने एडमिशन लिया था, है ना। तो इस तरीके से अगर हमें आगे पहुंचना है तो पाठचर्या को आधार बनाना पड़ेगा। पाठचर्या उपलब्धि का आधार है, यानी कि अचीवमेंट प्राप्त करनी है तो पाठचर्या का सहारा लेना होगा। सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना है, सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करना है, तो उसके लिए आपको पाठचर्या का सहारा लेना होगा। पाठचर्या पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है? पाठचर्या पर सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। यदि समाज में परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमें पाठचर्या में परिवर्तन लाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई समाज की ज़रूरतें पहले अलग थी, आवश्यकताएं अलग थी, है ना। और जो है कि अब जो है समाज की आवश्यकताएं अलग हैं, ज़रूरतें अलग हैं। तो उसी तरीके से हमें अपने समाज बालक से क्या चाहता है, समाज विद्यालय से क्या चाहता है, वो चीज़ें हमें देनी पड़ेंगी, है ना। तभी समाज उन्नति कर सकता है। हमारा जो स्कूल है, विद्यालय है, बालक है, समाज है, वो उन्नति कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हम लोगों को, अगर आपको किसी चीज़ की, जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो हम देंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। जब भी समाज में परिवर्तन होता है तो शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन करना पड़ता है या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आप समझ गए। शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन पुरातन काल से लेकर के शिक्षा और पाठचर्या में गहरा संबंध रहा है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहे हैं। जब जब शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन हुआ तब तब पाठचर्या में भी परिवर्तन हुआ है। परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन, परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन होने से पाठचर्या प्रभावित होती है। समय और मांग के अनुसार परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन होते रहते हैं, और जब परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन होते हैं तो उन्हीं के अनुरूप पाठचर्या में भी परिवर्तन करना पड़ता है। शासन प्रणाली में परिवर्तन, शासन प्रणाली में परिवर्तन होने से भी पाठचर्या प्रभावित होती है। जब देश में शासन प्रणाली बदलती है और नई सरकार का गठन होता है तो इस नई सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए अनेक प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। राष्ट्रीय आयोग और समितियां शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु भिन्न भिन्न समय एवं परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर अनेक शिक्षा आयोग एवं समितियों का गठन किया गया। इन आयोगों एवं समितियों ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर शिक्षा में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए। सरकार द्वारा इन सुझावों को लागू भी किया गया, जिससे शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हुआ। तो इस तरीके से आपने ये समझा, क्या समझा? आपने समझा कि किन किन चीज़ों का हमारी पाठचर्या पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु की। देखिए, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। पाठ्यक्रम का अर्थ आपने समझ लिया। शिक्षण क्रियाओं का आधार पाठ्यवस्तु या विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु के प्रारूप को साधारणतः पाठ्यक्रम कहते हैं। ओके, आपने ये भी समझ लिया कि अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम के लिए करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। करिकुलम जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, रेस, ठीक है। ओके, रेस कोर्स। शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ होता है छात्रों का कार्यक्षेत्र अथवा छात्रों का दौड़ का मैदान। यहाँ पर दो शब्द दौड़ और मैदान यूज किए गए हैं। मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से है और दौड़ का अर्थ छात्रों द्वारा अनुभव एवं उनकी क्रियाओं से है। शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है, जिसमें छात्र अनुभव एवं क्रियाएं करके अपना विकास करता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इस प्रकार छात्र जो है वो मैदान में दौड़ करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करता है। जैसे कनिंघम की परिभाषा अभी हमने पीछे पढ़ी थी, ये परिभाषाएं हैं। अब देखिए, पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में अंतर क्या होता है, समझते हैं थोड़ा सा। पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु में दो शब्दों को साधारणतः एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया है, परंतु शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत दोनों में क्या है, अंतर है। पाठ्यक्रम के अंदर पाठ्यवस्तु को सम्मिलित किया जाता है।
पाठ्यवस्तु सिलेबस से तात्पर्य होता है शिक्षण विषय की रूपरेखा जो किसी स्वयं के लिए निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए हाई स्कूल कक्षा में गणित विषय में किन किन उपविषयों की कितनी पाठ्यवस्तु या टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए निर्धारित किया है, जिस पर परीक्षा में प्रश्नों को करने के लिए दिया जाएगा। शिक्षक छात्रों को उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा करके परीक्षा के लिए तैयार करता है, उसे गणित की पाठ्यवस्तु या सिलेबस कहा जाता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या होते हैं? पाठ्यक्रम का उद्देश्य है बालक के संपूर्ण विकास हेतु साधन प्रदान करना, है ना। पाठ्यक्रम को मानव जाति के अनुभवों को सम्मिलित रूप से स्पष्ट करके संस्कृति और सभ्यता का हस्तांतरण और विकास करना है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य है बालकों में ईमानदारी, निष्कपटता, सहयोग, ये सब चीज़ें उसमें डेवलप करे। पाठ्यक्रम को बालक की चिंतन, मनन, तर्क और विवेक एवं निर्णय आदि सभी मानसिक शक्तियों का विकास करना है। ये सभी उद्देश्य हैं पाठ्यक्रम के। पाठ्यक्रम और पाठचर्या में क्या अंतर है? देखिए, पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर चल कर के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, जबकि पाठचर्या जो है लक्ष्य पर पहुंचने का एक स्थान है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम में पाठ्यवस्तु का व्यवस्थित स्वरूप है जो कई विद्वानों के सहयोग से निर्मित होता है, जबकि पाठचर्या गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक की प्रक्रिया का विषय ज्ञान है। पाठ्यक्रम के द्वारा तात्कालिक गुणों में परिवर्तन की संभावना होती है। पाठचर्या द्वारा सामाजिक परिवर्तन एवं स्थायी परिवर्तन होने की संभावना होती है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को कक्षा में या सीमित क्षेत्रों में रहकर प्राप्त किया जाता है, जबकि पाठचर्या के उद्देश्यों को असीमित क्षेत्रों में जाकर के प्राप्त किया जा सकता है। ओके, पाठ्यक्रम के अनुसार केवल कक्षागत बदलाव भी सदैव जरूरी नहीं होते। पाठचर्या के अनुसार विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत बदलाव किए जाते हैं। तो ये पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर था। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यपुस्तक का क्या अर्थ है? देखिए, किसी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित ढंग से पेश किया जाता है तो उसे पाठ्यपुस्तक की संज्ञा दी जाती है, उसे पाठ्यपुस्तक कहा जाता है। जैसा हेरोलिक ने कहा है, पाठ्यपुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं और प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। हालक्वेस्ट के अनुसार पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है, ऐसा हालक्वेस्ट कहते हैं। ये हमारी पाठ्यपुस्तक होती है। इसकी महत्व क्या है? देखिए, पाठ्यपुस्तकें जो हैं इसका महत्व क्या है और आवश्यकताएं क्या हैं, इनको समझते हैं। पाठ्यपुस्तकें शिक्षकों तथा छात्रों के लिए मार्गदर्शक का काम करती हैं। पाठ्यपुस्तकें छात्रों को विषय वस्तु को संकलित करने में सहायता प्रदान करती हैं। पाठ्यपुस्तकें मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी होती हैं। पाठ्यपुस्तक के आधार पर कक्षा कार्य एवं मूल्यांकन संभव होता है। ये परीक्षा के समय छात्रों की सहायक होती हैं। पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से स्व अध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में छात्रों को प्रेरणा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यपुस्तकें जैसे आपकी सामान्य पाठ्यपुस्तकें होती हैं, ठीक है। सामान्य पाठ्यपुस्तकें किसी विषय विशेष पर सामान्य अध्ययन की दृष्टि से लिखी जाती हैं। इनमें किसी निर्धारित पाठ्यक्रम को आधार नहीं बनाया जाता। पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यपुस्तकें जैसे आपकी जो भी बुक है, जैसे आप थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है, ये पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यपुस्तक है। आपकी जो चाइल्ड एंड एडोलसेंस डेवलपमेंट है वो क्या होगा? वो आपका पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यपुस्तक होगी। संदर्भ पुस्तकें क्या होती हैं? ये विशिष्ट तरह की पुस्तकें होती हैं। इनमें तथ्यों, प्रत्ययों, सूत्रों, घटनाओं आदि की व्याख्या बड़ी ही गहनता से की जाती है। प्रचलित पाठ्यपुस्तकें जो होती हैं, इस प्रकार की पाठ्यपुस्तकों में छात्रों की जिज्ञासा शांत करने की क्षमता होती है। इस तरह की पाठ्यपुस्तकों में पाठ्यवस्तु से संबंधित टॉपिक्स एक क्रम में प्रस्तुत किए जाते हैं। ज्ञानात्मक पाठ्यपुस्तकें वे होती हैं, इस प्रकार की पाठ्यपुस्तकें ज्ञान पर आधारित होती हैं। ऐसी पुस्तकें ये आवश्यक नहीं कि पाठ्यक्रम के ही अंतर्गत हों, ये पुस्तकें सहायक वाचन हेतु भी लाभप्रद होती हैं, ठीक है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए। इनका पाठन यात्रा के दौरान, खाली समय के सदुपयोग, कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? पाठ्यवस्तु के प्रकार हो गए कि जो पाठ्यपुस्तक होती है कितने प्रकार की होती है। अब पाठचर्या के प्रकार, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। टाइप्स ऑफ करिकुलम क्या होते हैं? देखिए, अच्छे पाठचर्या के द्वारा ही विद्यालय की शैक्षिक स्थिति मजबूत। पाठचर्या के प्रकार देखिए, अच्छे पाठचर्या के द्वारा ही विद्यालय की शैक्षिक स्थिति मजबूत और प्रगतिशील होती है। पाठचर्या को विद्यालय प्रक्रिया का आधार माना जाता है क्योंकि विद्यालय की समस्त क्रियाओं और गतिविधियों को केंद्र बिंदु पाठचर्या ही होता है।
पाठचर्या के निर्माण में कई दृष्टिकोणों को आधार माना गया है। इन दृष्टिकोणों के आधार पर पाठचर्या को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 तो मूल पाठचर्या। मूल पाठचर्या जो होती है, जो कोर करिकुलम होता है, इसमें कुछ विषय अनिवार्य होते हैं और बाकी विषय ऐच्छिक होते हैं। ओके, और अनिवार्य विषय प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होते हैं। ऐच्छिक विषयों के चुनाव के लिए बालक अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चुन सकता है और इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है वो अमेरिका की देन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मूल पाठचर्या जो हम पढ़ रहे थे, इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह छात्रों की रुचियों, योग्यता और आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। इसमें ज्ञान की विभिन्नता होनी चाहिए। विद्यार्थियों को विभिन्न समस्याओं का समाधान करने योग्य होना चाहिए। पाठचर्या विद्यार्थियों के लिए उचित मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। पाठचर्या शिक्षक छात्र संबंधों में घनिष्ठता लाने वाला होना चाहिए। ये हमारी होती है मूल पाठचर्या, जिसको हम कोर करिकुलम भी कहते हैं। जैसे इसमें अब पहले आता है बाल आधारित पाठ्यक्रम या अधिगमकर्ता पाठ्यचर्या। देखिए, छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या से तात्पर्य, छात्र केंद्रित कहिए या बाल आधारित कहिए, छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या से तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से है जिसमें पाठ्यक्रम का आधार पाठ्य विषयों को न बना करके छात्र को बनाया जाता है। अर्थात पाठ्यक्रम का निर्माण छात्र एवं उसकी विभिन्न अवस्थाओं की मूल प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के अनुसार किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में छात्र को पूर्ण महत्व दिया जाता है। ओके, और इसमें जो है छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। और इसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं इसकी हैं, यह पाठचर्या पूर्णतः बालक के अधिगम संबंधी पक्ष को मजबूत करता है। बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुरूप ये पाठचर्या होती है। ये पाठचर्या बालक के व्यक्तित्व विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। और पाठचर्या बालक के क्रियात्मक पक्ष को मजबूत करती है। ये पाठचर्या बालक की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। बाल आधारित पाठचर्या। शिक्षक केंद्रित में क्या होता है? शिक्षक केंद्रित पाठचर्या आदर्शवादी आवश्यकता पर आधारित होती है। शिक्षा के लाभ और उद्देश्य तय करना, अभ्यासक्रम का निर्माण करना, अध्यापन करना, यह शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता है। इसमें शिक्षक को आधार मान करके पाठचर्या की संरचना की जाती है। शिक्षक का स्थान मुख्य होता है, छात्र गौण माने जाते हैं, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित पाठचर्या कहते हैं। क्रिया आधारित जो पाठचर्या होती है, ये एक ऐसी पाठचर्या है जो क्रियाओं पर आधारित होती है, जिसमें बालक क्रिया करके सीखता है ना, लर्निंग बाय डूइंग। और क्रिया आधारित पाठचर्या वो पाठचर्या है जिससे विभिन्न प्रकार की क्रियाओं और विभिन्न गतिविधियों में उनकी रुचि और योग्यता झलकती है। शिक्षक क्रियाओं को ही बालक का आधार मानता है और इन्हीं रुचियों और योग्यताओं को आधार मान करके अध्यापक विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों के लिए क्रियाओं का चुनाव करते हैं। ये चयनित क्रियाएं बालक और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं, यानी कि इसमें क्रियाओं को ही आधार माना जाता है। जॉन डीवी के अनुसार बालकों को ऐसे कार्यों के द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिसके द्वारा आगे चल कर के बालक समाज उपयोगी काम करने में सक्षम हो सके, समाज के हित में काम कर सके। ये उसकी कुछ विशेषताएं हैं। अनुभव आधारित जो पाठचर्या है, इस पाठचर्या में अनुभव ही मूल होता है, यानी कि अनुभव ही आधार होता है, अनुभव ही केंद्र में होता है। इस प्रकार की पाठचर्या का निर्माण अनुभवों को आधार मानकर किया जाता है, अनुभवों को आधार मानकर किया जाता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह पाठचर्या जिसमें बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्यवस्तु व विभिन्न ज्ञानात्मक तथ्यों की अपेक्षा अनुभवों को अधिक महत्व दिया जाता है, अनुभव आधारित पाठचर्या कहलाता है। अनुभव आधारित ज्ञान एवं पाठचर्या स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विषय आधारित पाठचर्या क्या होती है? विषय आधारित पाठचर्या का मतलब होता है इस प्रकार की पाठचर्या के निर्माण में किसी विषय को केंद्र बिंदु माना जाता है, किसी विषय को केंद्र बिंदु माना जाता है। विषय आधारित पाठचर्या में बालक की रुचि, योग्यताएं, क्षमताएं, आवश्यकताएं, इनको कोई महत्व नहीं दिया जाता। विषय केंद्रित होने के कारण इस प्रकार के पाठचर्या का मुख्य उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान, बुकिश नॉलेज, या फिर पुस्तकीय पाठचर्या, बुकिश करिकुलम की पूर्णता होती है। पाठ्यपुस्तक में अंकित विषय वस्तु के आधार पर ही अध्यापक और विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान एवं ग्रहण करना पड़ता है। ये हमारा विषय आधारित पाठचर्या होता है, जिसमें किताब को केंद्र में रखा जाता है, यानी कि पुस्तकीय ज्ञान बच्चे को दिया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। व्यवसाय आधारित पाठचर्या क्या होती है? वर्तमान समय व्यावसायिक रूप से प्रगति का है, व्यावसायिक रूप से प्रगति का है, उन्नति का है। इस प्रकार की पाठचर्या का मुख्य लक्ष्य बालक को किसी व्यवसाय
विशेष से जोड़ करके आत्मनिर्भर बनाना है। बालक को किसी व्यवसाय से जोड़ करके, कोई व्यवसाय सिखा करके बालक को आत्मनिर्भर बनाना है। आधुनिक युग में इस प्रकार के पाठचर्या को अत्यंत पसंद किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के पाठचर्या के ज्ञान से रोजगार प्राप्ति में सुविधा होती है और भावी जीवन में अत्यंत सफलता भी मिलती है। ठीक है, इस प्रकार के पाठचर्या में मुख्य उद्देश्य होता है बालक के किसी स्किल को डेवलप करना जो उसे स्वावलंबी बना सके, है ना, उसे पर निर्भरता से आत्मनिर्भर बना सके, स्वावलंबी बना सके। इस कौशल के अंतर्गत बालक का किसी व्यवसाय विशेष या तकनीक विशेष की पूर्ण जानकारी उसको दी जाती है। एकीकृत पाठचर्या, इंटीग्रेटेड कैरिकुलम, या इसको समन्वित पाठ्यक्रम भी आपका लिख करके आ सकता है, समन्वित भी लिख करके आ सकता है कि आप समन्वित पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं। एकीकृत पाठचर्या विभिन्न विषयों के एकीकरण से संबंधित होती है। इस प्रकार की पाठचर्या में सभी विषय एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पाठचर्या में निहित पाठचर्या विषयों के अध्ययन सामग्री भी आपस में सहसंबंधित होती है। ऐसी पाठचर्या में बालक को विभिन्न विषयों को अध्ययन नहीं करके अपने मन चाहे विषय का अध्ययन करना पड़ता है। एकीकृत पाठचर्या का जन्म अमेरिकी विद्यालयों में गेस्टाल्टवाद नामक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के परिणाम स्वरूप हुआ माना जाता है। ये जो पाठचर्या है एकीकृत पाठचर्या, ये पाठचर्या एक रूपता लाने में अपनी भूमिका निभाती है। कहने का मतलब इसमें कई विषय एक साथ जोड़ करके पढ़ाए जाते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक यूनिट हमारी खत्म हो गई, अब हम बात करेंगे दूसरी यूनिट की। ठीक है, पाठचर्या के आधार एवं उसके निर्धारक देखिएगा। पाठचर्या के आधार, बेसिस ऑफ कैरिकुलम। और अगर इस क्लास को आप 2 बार देख लेंगे डेफिनेटली आपका पूरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एंड चलिए, अध्ययन की सुविधा के लिए पाठ्यक्रम के प्रमुख आधारों को निम्न रूपों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे आपका दार्शनिक आधार हो गया, मनोवैज्ञानिक आधार, ऐतिहासिक आधार, सामाजिक आधार, सांस्कृतिक आधार, वैज्ञानिक आधार और राजनैतिक आधार होते हैं। सबसे पहले पाठचर्या के दार्शनिक आधार की बात करते हैं। दर्शन शास्त्र मूलतः जीवन की आधारभूत समस्याओं के उत्तर प्राप्त करने और मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए किए जाने वाले अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। पाठचर्या का मेरुदंड ही दर्शन है। क्या पढ़ाया जाए, क्या ना पढ़ाया जाए, इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति और समाज अपनी दार्शनिक मान्यता के आधार पर देता है। प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा का पाठचर्या पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और रस्क महोदय का स्टेटमेंट है कि दर्शन पर पाठचर्या संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं है। और देश और काल के अंतराल से अभी तक जिन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ है उनमें से कुछ विचारधाराएं आपकी यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जैसे आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, ये कुछ विचारधाराएं हैं। अब आदर्शवाद जो है वो पाठचर्या को क्या मानता है, आदर्शवाद के अनुसार पाठचर्या क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, आदर्शवाद भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देता है। ये पॉइंट्स आप रट लेंगे, फिर आगे चाहें आप अपने पास से मिला करके कुछ भी लिख दें, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, पेपर नंबर आपको पूरे मिलेंगे। बस मेन चीज़ ध्यान रखिएगा, आदर्शवाद जो है ये भौतिक जगत की तुलना में ये अध्यात्म को अधिक महत्व देता है और वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्व मानता है। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य आत्मा की अनुभूति अथवा व्यक्ति का उन्नयन करना है। इसलिए आदर्शवादी पाठचर्या की रचना आदर्शों, विचारों, शाश्वत मूल्यों के आधार पर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे जो आदर्शवादी पाठचर्या है इसका उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास करना। बच्चा जो है आध्यात्म से जुड़े, बच्चा ईश्वर से कनेक्ट कर पाए, बच्चा भगवान से कनेक्ट कर पाए। व्यक्तित्व का उन्नयन या आत्मा की अनुभूति। आदर्शवादियों के अनुसार मानव ईश्वर की सबसे महान तथा कृति है, यानी कि आदर्शवादियों के अनुसार जो मानव है वो ईश्वर की सबसे महान कृति है। ओके, इसलिए इस दर्शन के समर्थक व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षा का एवं उसके व्यक्तित्व का उन्नयन अथवा पूर्ण प्रकाशन मानते हैं। ठीक है, आत्मा अनुभूति को ही आदर्शवादियों ने शिक्षा का अंतिम उद्देश्य माना है। आत्मा की अनुभूति को ही आदर्शवादियों ने शिक्षा का अंतिम उद्देश्य माना है। सांस्कृतिक परंपरा की रक्षा एवं विकास करना भी आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य है। मानवता की दृष्टि से प्रत्येक मानव का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक
सांस्कृतिक परस्पर से परिचित होना परम आवश्यक है। ये परंपराएं आध्यात्मिकता की ओर ले जाने में सहायक होती हैं। इसका अगला उद्देश्य है सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना। आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि सत्य यानी कि ट्रुथ, शिव, गुडनेस और सुंदरम यानी ब्यूटी, चिरंतन मूल्यों को विकसित किया जाए। इन मूल्यों को हम जितना प्राप्त करेंगे, उनको व्यवहार में लाएंगे, उतना ही अधिक इन मूल्यों का विकास होगा और आध्यात्मिक जगत की उन्नति भी होगी। पवित्र जीवन की अनुभूति। शिक्षा का कार्य मनुष्य को इस योग्य बनाना है कि वो भले बुरे के अंतर को समझ सके और पवित्र जीवन बिता सके। मानव जीवन की सफलता पवित्र जीवन में बिताने में है। जैसा कि फ्रोबेल कहते हैं, शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण, पवित्र और कलंक रहित अर्थात पवित्र जीवन की प्राप्ति है। ठीक है, तो ये जो हमारे उद्देश्य थे, ये आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य थे कि शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए। अब हम लोग समझते हैं प्रकृतिवाद और पाठचर्या, यानी कि जो प्रकृतिवादी हैं वो शिक्षा को क्या मानते हैं, पाठचर्या उनके हिसाब से क्या होनी चाहिए। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही सब कुछ है, ईश्वर के अस्तित्व की मान्यता नहीं है और इस विचारधारा ने पदार्थ, भौतिक जगत एवं प्राकृतिक नियमों को सबसे अधिक इम्पोर्टेंस दिया है। प्रकृतिवादी मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण कर जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, वातावरण से अनुकूलन को शिक्षा का मूल उद्देश्य मानते हैं। प्रकृतिवादी पाठचर्या की रचना बालक की प्रकृति एवं रुचियों, योग्यताओं के आधार पर की जाती है। जो प्रकृतिवादी पाठचर्या होती है उसमें बालक को केंद्र में रखा जाता है, बालक को आधार माना जाता है, उसी के हिसाब से जो है सिलेबस तैयार किया जाता है। प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य है मानव यंत्र को पूर्ण बनाना, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक में ऐसी आदतें या पावर्स को डेवलप करना, ऐसा व्यवहार विकसित करना कि वो मशीन के लिए एक कुशल पुर्जे की भांति काम कर सके। रॉस का स्टेटमेंट नीचे लिखा है, सुख प्रदान करना, बालक का वातावरण से अनुकूलन करना, जीवन संघर्ष के योग्य बनाना, व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना एंड प्राकृतिक विकास करना, ये जो हैं प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रयोजनवाद और पाठचर्या की। प्रयोजनवादी दार्शनिक ईश्वर एवं आध्यात्मिक तत्व के स्थान पर व्यक्ति में विश्वास करते हैं तथा मानव की शक्ति के महत्व को स्वीकारते हैं। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा के कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं होते, बल्कि उद्देश्य व्यक्तियों के होते हैं तथा देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार बदलते भी रहते हैं। प्रयोजनवादी पाठचर्या उपयोगिता, रुचि, अनुभव तथा एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं, ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य क्या है, मूल्यों एवं आदर्शों के निर्माण की क्षमता का विकास करना। जो उद्देश्य होते हैं या आप इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उद्देश्य है जैसे इच्छाओं रुचियों को ठीक मार्ग पर लाना या गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना, छात्र का विकास करना, सामाजिक कुशलता का विकास करना, ये जो है ये कॉमन उद्देश्य है, या किसी में भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस पॉइंट को आप समझिए, जैसे लक्ष्य है, उद्देश्य है, आवश्यकताएं हैं, महत्व है, ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन सबकी सारे टॉपिक्स में नहीं चलेंगी। ये प्रयोजनवाद आपने समझ लिया, प्रयोजनवाद के उद्देश्य आपने समझ लिया, प्रयोजनवाद को आपने समझ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, उद्देश्य इसके आपने पढ़ लिए। यथार्थवाद के अनुसार बात करते हैं। यथार्थवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सुखी एवं वास्तविक जीवन की तैयारी के लिए ज्ञानेंद्रियों का विकास एवं प्रशिक्षण करना है तथा बालक को प्रकृति एवं सामाजिक वातावरण से परिचित करा करके उसे व्यावसायिक कुशलता प्रदान करना है। यथार्थवादी पाठचर्या उपयोगिता तथा आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है, इस दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वो अपनी दैनिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके और एक सुखी जीवन व्यतीत कर सके। यथार्थवादी भौतिक जीवन को ही वास्तविक मानते हैं, अतः शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना है। यथार्थवादी शरीर एवं मन दोनों को पदार्थ का ही अंग मानते हैं और शिक्षा के लिए इन्हें महत्वपूर्ण मानते हैं तथा यथार्थवादी बालक का संबंध प्रकृति और समाज से मानते हैं। यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो वास्तविक जीवन में काम आए। अस्तित्ववाद और पाठचर्या की बात करते हैं। इस विचारधारा के अनुसार पाठचर्या का चयन छात्र स्वयं अपनी आवश्यकता, योग्यता एवं जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल करता है। इस विचारधारा के अंतर्गत वैज्ञानिक विषयों की अपेक्षा मानवीय अध्ययनों पर विशेष बल दिया गया है।
इस अध्ययनों के माध्यम से दुख, चिंता, मृत्यु, घृणा आदि का ज्ञान प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत कला, संगीत, साहित्य, धर्म, नैतिक सिद्धांत, व्यक्ति चयन, चिंतन, स्व उत्तरदायित्व विषयों को शामिल किया जाता है। अस्तित्ववाद के अनुसार यही पाठचर्या है। ठीक है, अब पाठचर्या के कुछ मनोवैज्ञानिक आधार होते हैं, आइए इनको समझते हैं। साइकोलॉजिकल बेसिस की बात करते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का महत्व बढ़ता जा रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान ही बताता है कि प्रत्येक बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इन्हीं अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बालकों को शिक्षित किया जाना चाहिए। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के ज्ञान के अभाव में बालक एक सी और नीरस शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं और अपना सर्वांगीण विकास करने में असमर्थ रहते हैं। शिक्षा में मनोविज्ञान के समावेश के परिणामस्वरूप अब बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाने लगा है। पाठ्यक्रम का निर्धारण भी बालक को केंद्र बना करके किया जाता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का केंद्र बालक को होना चाहिए। किसको होना चाहिए? बालक को होना चाहिए। पाठ्यचर्या के ऐतिहासिक आधार की बात करते हैं। देखिए, शिक्षा एवं इतिहास का निकट संबंध है। शिक्षा शास्त्र समाज की आवश्यकता अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने का काम करता है, साथ ही वह समाज की शिक्षा संबंधी समस्याओं का निवारण करने का प्रयत्न भी करता है, परंतु वो ये कार्य अकेले संपन्न नहीं कर सकता। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपाय व साधन ढूंढने और योजनाएं बनाने में उसे इतिहास के अध्ययन से पर्याप्त सहायता भी मिलती है। पूर्वकालीन पाठ्यक्रम में जो दोष व कमियां थी, उन्हें इतिहास के अध्ययन द्वारा वर्तमान में दोहराने से बचने का प्रयास भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पाठ्यचर्या के सामाजिक आधार की बात कर लेते हैं। मानव स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। जो मानव है वो स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। उनका जन्म और विकास समाज में होता है। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है। कौन बनाती है? शिक्षा व्यक्ति को क्या बनाती है? सामाजिक प्राणी। और समाज शिक्षा के लिए आधार प्रस्तुत करता है। ठीक है, जैसा कि अन्य शब्दों में कहा गया है, शिक्षा एवं सामाजिक जीवन की धारणा में गहरा संबंध है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को एवं शिक्षा की समग्र प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप देता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, क्रियाएं, शिक्षालय संगठन, विधियां और मूल्यांकन सभी सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं, ओटावे के अनुसार इसका स्टेटमेंट भी दिया गया है। अब बात कर लेते हैं पाठ्यचर्या के सांस्कृतिक आधार की। आइए समझते हैं पाठ्यचर्या के सैद्धांतिक आधार को। समाज की जैसी संस्कृति होती है उसी के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। भाई जिस समाज की जिस तरीके की संस्कृति है, जैसी सभ्यता है ना, समाज की जैसी आवश्यकताएं हैं, उसी हिसाब से उसकी पाठ्यचर्या निर्धारित की जाती है। जहाँ की संस्कृति में धर्म तथा आध्यात्मिक भावना मेन होती है, प्रधान होती है, वहाँ पर शिक्षा शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति पर बल देती है। यदि समाज की संस्कृति का स्वरूप भौतिक होता है तो शिक्षा द्वारा भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है ना, क्योंकि उस समाज की संस्कृति का स्वरूप ही भौतिक है। तो शिक्षा द्वारा भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे हो इसका प्रयास किया जाता है। जिस समाज की कोई संस्कृति नहीं होती उसकी शिक्षा का स्वरूप भी अनिश्चित होता है। संस्कृति के द्वारा उसके समाज की शैक्षिक प्रक्रिया पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होती है। संस्कृति द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, विद्यालय एवं अनुशासन के स्वरूप का निर्धारण भी होता है। तो ये आपने समझा कि पाठ्यचर्या के सांस्कृतिक आधार क्या होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। उद्देश्य आप बना करके भी लिख सकते हैं। पाठ्यचर्या के वैज्ञानिक आधार की बात करते हैं। देखिए, पाठ्यचर्या के वैज्ञानिक आधार की बात कर लेते हैं। वर्तमान में विज्ञान का महत्व सर्वोपरि है। विज्ञान सभ्यता एवं संस्कृति का पर्यायवाची बन चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान का बढ़ता प्रभाव एवं महत्व सरलता से देखा जा सकता है। अधिकांश विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम में विज्ञान एवं तकनीकी विषयों में समावेश पर बल दिया है ताकि बालक, समाज और पूरे देश का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बन सके। पाठ्यक्रम का राजनैतिक आधार क्या है? पाठ्यचर्या का निर्धारण व्यक्ति एवं राज्य के बीच संबंध पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर
अगर प्रजातंत्र राज्य है तो इसमें व्यक्ति को अपने विचारों को स्पष्ट करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। प्रजातंत्रात्मक शिक्षा के उद्देश्य भी इसलिए लचीले होते हैं क्योंकि ये समय समय पर बदलते रहते हैं। और इसके अलावा सर्वाधिकार संपन्न राज्य में व्यक्ति को अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता नहीं होती। ऐसे राज्यों में शिक्षा व्यक्ति की मात्र आज्ञाओं का अंधानुकरण करना सिखाती है। ऐसी शासन व्यवस्थाएं व्यक्ति के लिए केवल साधन होती हैं और राज्य की सत्ता सर्वोपरि होती है। ठीक है, इसके भी कुछ उद्देश्य हैं, इनको समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट आता है, टॉपिक आता है हमारा ज्ञान के विषय में, विश्वास, बिलीव्स अबाउट नॉलेज। पहले तो समझेंगे ज्ञान का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ नॉलेज क्या है। देखिए, ज्ञान यानी कि नॉलेज शब्द का अर्थ जानना, अनुभव और बोध होना होता है। आसान लफ्ज़ों में अगर कहें तो किसी चीज़ का रूप जैसे वो है वैसा ही अनुभव होना ज्ञान कहलाता है। ज्ञान एक तरह की मनोदशा है जो जानने वाले के जहन में होने वाली एक प्रकार की हलचल है। ज्ञान से चरित्र का निर्माण होता है। ज्ञान के वजह से हम अनुशासित होते हैं और ज्ञान अंधविश्वासों से हमको बचाता है, अंधविश्वासों से दूर करता है। ज्ञान को मतलब किसी चीज़ के बारे में सही और अच्छी जानकारी होना है। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है किसी चीज़ के बारे में सही और सटीक जानकारी होना। ज्ञानी बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास कोई बड़ी डिग्री हो या आप महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़े हों। ज्ञान कहीं से भी किसी से भी हासिल किया जा सकता है, फिर चाहे सजीव से प्राप्त हो या निर्जीव से। किसी व्यक्ति का उचित ज्ञान ही उसे कामयाबी की राह तक लेकर के जाता है। किसी भी विषय का पूर्ण रूप से समझना, किसी भी विषय को पूर्ण रूप से समझना, उसका अनुभव करना और वक्त आने पर उसका सही इस्तेमाल करना, यही तो ज्ञान है। यह एक ऐसा विश्वास है जिसे सत्य के रूप में स्वीकारा गया। ज्ञान बेशकीमती रत्नों में से भी महंगी चीज है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनकी कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसा विलियम जेम्स के अनुसार कहा गया है कि ज्ञान व्यावहारिक प्राप्ति और कामयाबी का दूसरा नाम है। सुकरात कहते हैं ज्ञान एक अवधारणा या सत्य के अलावा और कुछ नहीं, जिसकी सार्वभौमिक अपील है जिस तरह से दुनिया भर में मौजूद है, इसमें मौजूदा अवधारणा को करने या लाने की जिम्मेदारी है। और वहीं पर अरस्तु कहते हैं कि ज्ञान वही है जो सत्य है और इस सत्य को इस तरह से उचित ठहराया जाना चाहिए जो दर्शाता है कि यह सत्य होना चाहिए या आवश्यक रूप से सत्य है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की कुछ विशेषताएं हैं। ज्ञान प्रासंगिक है, इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। ज्ञान को लाभ तभी मिलता है ज्ञान का जब उसे लागू किया जाए। ज्ञान के मूल्य समय के साथ बदल सकते हैं। ज्ञान का नवीनीकरण या रखरखाव करना पड़ता है। ज्ञान को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे सीखने की प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। ज्ञान के कुछ रूप होते हैं। ज्ञान एक बहते दरिया के समान है, जिसको जितना खोजा जाता है उतना ही ज्यादा बढ़ता है। ज्ञान बांटने से भी बढ़ता है, आपने सुना होगा। भाई हम बांट रहे हैं तो हम भी तो सीख रहे हैं ना, तो हमारा ज्ञान बढ़ रहा है ना। जिसको जितना प्राप्त किया जाए कम है। आप लोग भी जो टॉपिक्स पढ़ते हैं, अगर आप दूसरों को समझाना शुरू कर दें तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है, आप उसे कभी नहीं भूलते। वैसे चाहे 4 बार रट्टा मार लो भूल जाएंगे। ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं है कि अब हम इससे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मनुष्य के ज्ञान को मुख्यतः 3 रूपों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज प्रामाणिक ज्ञान। प्रामाणिक ज्ञान क्या होता है? प्रामाणिक ज्ञान को विज्ञान का ज्ञान भी कहा जा सकता है, जो शारीरिक तत्वों के गुणों और विशेषताओं की बुनियाद पर होता है और इसकी सत्यता के प्रमाण मौजूद हैं। एक जैसी स्थिति में एक जैसा काम एक ही जैसा परिणाम देती है। जमीन के जरिया सूरज की परिक्रमा और परिणामों का ज्ञान, ये क्या है? ये प्रामाणिक ज्ञान है। हवाई जहाज के उड़ने का ज्ञान, एसी से ठंडक उत्पन्न करने का ज्ञान, मोबाइल से दूर तक बातें करने का ज्ञान और मकान बनाने का ज्ञान, ये सभी आपका प्रामाणिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान, इसके अंतर्गत मुख्यतः धार्मिक मान्यताएं और भावनात्मक विषयों से आधारित व्याख्याएं सम्मिलित हैं। यानी ऐसी बातें जिसका हकीकत में कोई भौतिक प्रमाण नहीं होता, सिर्फ लक्षणों की बुनियाद पर होता है, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। पर जैसे कि परमेश्वर से संबंधित ज्ञान, जन्म और मृत्यु से आगे और पीछे का, यानी कि जन्म से पहले क्या हुआ होगा, मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा, है ना, इनके कोई जो है इनका फैक्ट मौजूद नहीं है, प्रमाण नहीं है ना। फिर है व्यावहारिक ज्ञान। व्यावहारिक ज्ञान खास तौर पर अनुभवों के बुनियाद पर होता है।
इसी के बुनियाद पर परिस्थितियों और वक्त बीतने के साथ साथ अलग अलग स्रोतों से हासिल अलग अलग तरह का होता है, जिसे व्यावहारिक ज्ञान कहते हैं। जैसे बड़ों के सम्मान का ज्ञान, विनम्रता का ज्ञान, काम के जगह पर साथ काम करने वालों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाए उसका ज्ञान, है ना। ठीक है, अब देखिए ज्ञान के स्रोत क्या है, हमें ज्ञान कहाँ कहाँ से मिलता है। मनुष्य से सदैव स्रोतों के माध्यम से सीखता है। ज्ञान के स्रोत निम्नलिखित होते हैं, जैसे प्रकृति है, प्रकृति भी तो एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। जैसे प्रकृति ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना गया है और प्रथम स्रोत माना गया है। प्रत्येक मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है जन्म से पूर्व एवं जन्म के पश्चात। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ करके अंदर जाना अपनी माता के गर्भ से ही सीखा था, और हम आगे किस प्रकार से सीखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता वियोग्यता के अनुसार प्रकृति से सीखता है। जैसे फलदार वृक्ष सदैव झुका रहता है, कभी भी वह पतझड़ की तरह नहीं रहता, हमेशा पंछियों को छाया देता रहता है। पुस्तकें, वर्तमान युग आधुनिकता का युग है। आज के समय में सभी लोग पाठ्य पुस्तकों के द्वारा और प्रमुख पुस्तकों के माध्यम से अपना अध्ययन करते हैं। इनके द्वारा हम ज्ञान वृद्धि करके चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। आज के युग में प्रत्येक विषय पर हमें किताबें मिल सकती हैं, ज्ञान का भंडार होती हैं, ज्ञान यानी कि पुस्तकें ज्ञान का स्रोत हैं। अंतः प्रज्ञा, इसको अंग्रेजी में इंट्यूशन कहते हैं। इसका तात्पर्य है किसी तथ्य को पा जाना। इसके लिए किसी भी तर्क की आवश्यकता नहीं होती, हमारा उस ज्ञान में पूर्ण विश्वास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अनुकरणीय ज्ञान हो गया। मानव समाज में सभी मनुष्य विभिन्न मानसिक शक्तियों के हैं। कुछ बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले, कुछ निम्न बुद्धि वाले होते हैं। इनमें जो प्रतिभाशाली होते हैं वह प्रत्येक कार्य को इस प्रकार करते हैं कि वह सैद्धांतिक बन जाता है। अतः उनके द्वारा किया गया किसी भी संग में कार्य जिसको हम स्वीकार करते हैं अनुकरणीय हो जाता है, यानी कि किसी दूसरे की नकल करके सीखना। जानने, जैसे जिज्ञासा, जानने की इच्छा, समझने की इच्छा, किसी भी विषय या प्रकरण को अर्थात शीर्षक को समझने की उत्सुकता ही जिज्ञासा है। ठीक है, जिज्ञासा मनुष्य के अंतर्मन को अंतर्मन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो सदैव जानने समझने के लिए प्रोत्साहित करती है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान के कुछ उद्देश्य होते हैं। जैसे ज्ञान जो है वो व्यक्तिगत अनुभवों के सुदृढ़ीकरण का काम करता है, व्यक्तिगत अनुभव को मजबूत करने का काम करता है। ज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि सूचनाओं को एक निश्चित रूप दिया जाए। ज्ञान का उद्देश्य यह भी होता है कि यह किसी घटना और परिस्थिति को समझने में सहायक होता है। किसी भी वस्तु स्थिति का ज्ञान उन्हें समझने में सहायक हो सकता है। किसी भी क्रिया को, स्वैच्छिक क्रिया को छोड़ करके उचित तरीके से करने के लिए उपयुक्त क्षमता का विकास करना भी ज्ञान का एक उद्देश्य होता है। प्रौद्योगिक उन्नति की बात करें तो सबको पता है, सर्वविदित है कि सभी क्षेत्रों में कार्यों को पहले हस्त श्रम बल द्वारा पूर्ण किया जाता था, यानी कि हाथों से मेहनत की जाती थी, और आज मशीनों के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से घंटों का काम सेकंडों में हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी के प्रवेश ने इसके नए मानक तय कर दिए हैं। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर तीव्र परिवर्तन कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ दिया है। वर्तमान शिक्षा में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है समझते हैं। देखिएगा, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की उपस्थिति शिक्षा के स्तर को बढ़ाती है और इसे आसान बना देती है। आज इंटरनेट की आसान पहुंच ने शिक्षा को काफ़ी सरल बना दिया है। आजकल कंप्यूटर और लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन खुद को शिक्षित करने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। क्या आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग उन लोगों के लिए एक वरदान है जिनके पास समय की कमी रहती है, खासकर जो काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी में स्कूल कॉलेज करीब 6 महीने से भी अधिक समय तक बंद रहे और शिक्षा केवल ऑनलाइन माध्यम से संभव हो पाई। तो ये टेक्नोलॉजी के कारण ही पॉसिबल हो पाया कि शिक्षा में बाधा नहीं आई, शिक्षा में रुकावट नहीं आई। ठीक है, ये इसके कुछ लाभ हैं। आगे बढ़ते हैं। पाठचर्या विकास का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठचर्या तो आपने पढ़ लिया, अब पाठचर्या विकास को समझिए। पाठचर्या का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है और पाठचर्या का विकास भी उन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाना है जो वर्तमान बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। यह एक प्राचीन एवं विशिष्ट प्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है। पाठचर्या विकास एक सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। पाठचर्या विकास का संबंध पाठचर्या के प्रबंधन से होता है, पाठचर्या के मैनेजमेंट से होता है। इसमें भविष्य की उपेक्षाओं और जरूरतों के अनुरूप पाठचर्या के विषय में परिवर्तन किया जाता है।
हिल्दा टाबा ने कहा है कि पाठचर्या परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था का परिवर्तन है। आइए समझते हैं। देखिए, पाठचर्या विकास के कुछ निर्धारक और प्रेरक तत्व भी होते हैं। पाठचर्या को इस प्रकार की शिक्षा की रचना करनी होगी जो असमानता के विरुद्ध संघर्ष पूरा कर सके और शिक्षार्थी की सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ये केवल संपूर्ण शैक्षिक प्रयासों में घटिया तत्वों या मामूली बातों को अपना करके नहीं होगा। अगर वर्तमान और भविष्य की बहुआयामी चुनौतियों का मुकाबला करना है तो उत्कृष्टता के साथ साथ पाठचर्या के अन्य जो 3 आधार स्तंभ हैं, प्रासंगिकता, समानता और उत्कृष्टता, उनको संज्ञान में रख करके कुछ विशेष विषय हैं जिन पर चिंतन करना होगा, जैसे शिक्षकों के अनुभव और चिंतन विषय। पाठचर्या के विकास के लिए शिक्षकों के अनुभव और चिंतन विषय भी सकारात्मक योगदान देते हैं। यद्यपि पाठचर्या रचना में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या बहुत थोड़ी है, जबकि पाठचर्या को लागू करने वालों में शिक्षकों का योगदान शिक्षा प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद यही वजह है कि शिक्षकों को पाठचर्या रचनाकार की बजाय पाठचर्या का वाहक माना जाता है। राष्ट्र को शिक्षकों के अनुभवों पर पाठचर्या निर्माण के समय पूर्ण विश्वास करना चाहिए। छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक सरोकारों को संज्ञान में रखना। भारत में असंख्य ऐसी स्थानीय परंपराएं हैं। ऐसे भी कई समुदाय और व्यक्ति हैं जो भारत के पर्यावरण के अनेक रूपों की सूचनाओं और उनके प्रबंधन संबंधित ज्ञान के भंडार हैं, जो उन्होंने पीढ़ियों से परंपरागत ज्ञान के रूप में पाने के साथ अपने व्यावहारिक अनुभव से भी प्राप्त किया है। इसमें विद्यालय परंपरा को भी जोड़ा जा सकता है। पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा का भी विकल्प है। 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में शिक्षा में समावेशन के नए कॉन्सेप्ट का विकास हुआ, जिसके अनुसार किसी भी बच्चे को किसी भी आधार पर सामान्य बच्चों से अलग करना और उसकी शिक्षा की व्यवस्था अलग से करना अमानवीय माना गया। 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में बच्चों के अधिकार विषय पर सम्मेलन हुआ और उसमें यह निर्णय लिया गया कि किसी भी क्षेत्र में बच्चों के साथ किसी भी आधार पर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों ना हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है पर्यावरणीय विषयों का समावेशन। निरंतर बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण एक चिंतन विषय है, अतः सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण को पाठ्यचर्या में स्थान अवश्य दिया जाना चाहिए। संबंधित स्तर हेतु शैक्षिक उद्देश्यों की सार्थकता और स्पष्टता। पाठ्यचर्या के निर्धारण के लिए किस स्तर के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जा रहा है और उस विशिष्ट स्तर के लिए किन शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण की आवश्यकता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। मूल्यों का संरक्षण आता है। भारत आध्यात्मिक अस्तित्व का एक सर्वाधिक उत्पन्न प्रयोग है, अतः सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों एवं धर्मों के विषय में शिक्षा पूरी तरह से घर और समुदाय के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि भारतीय विद्यालयी पाठ्यचर्या में मूलभूत मूल्यों का अंतर्निहित किया जाए और देश सभी प्रमुख धर्मों के संबंध में चेतना को एक केंद्रीय घटक के रूप में भी शामिल किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या निर्माण की कुछ प्रक्रिया होती है, आइए समझते हैं। देखिए, पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया। हमें चाहिए कि हम पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया को सरल एवं परिवर्तनशील बनाएं, जिसके लिए हमें निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना होगा। तथ्य क्या होंगे? नंबर 1 तो सर्वप्रथम ध्यान देना होगा कि पाठ्यचर्या का निर्माण किस कक्षा के लिए किया जा रहा है। जिस स्तर के बालकों के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना है उनका पूर्व ज्ञान का स्तर क्या है। पाठ्यचर्या को ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों में बांट करके निर्धारण किया जाना चाहिए। वह छात्रों की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। समाज, संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीय की भावनाओं को भी ध्यान में रख करके पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। पाठ्यचर्या निर्माण के कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत ये है कि अतीत को जानने या सुरक्षित रखने का सिद्धांत, यानी कि जो हमारा समय बीत गया उसको जानना चाहिए, उसको सुरक्षित रखने का सिद्धांत, ये पाठ्यचर्या निर्माण का पहला सिद्धांत है। हमें अपने देश के विकास को ध्यान में रखते हुए ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम वर्तमान को देखें और अतीत को भूल जाएं। अतीत वर्तमान के लिए महान पथ प्रदर्शक की भूमिका में रहता है। हमें प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में अतीत की सहायता लेनी चाहिए, अन्यथा हम ये नहीं जान पाएंगे कि अतीत में हमने अपने देश के हित में क्या किया है और वर्तमान में क्या करना है। इसलिए स्पष्ट है कि हम अतीत को सुरक्षित रखते हुए उस पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे। जीवन की उपयोगिता से संबंधित होना चाहिए हमारा पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या में उन विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो वर्तमान में
बालकों के भावी जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो। वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में ऐसी पाठचर्या होनी चाहिए जो आने वाले समय के लिए बालकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो। ठीक है। रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास, ऐसी पाठचर्या होनी चाहिए बालक के अंदर क्रिएटिविटी को उत्पन्न करे, सृजनात्मक शक्तियों का डेवलपमेंट करे। नैतिकता और उत्तम आदर्शों का सिद्धांत, हम पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए बालक के अंदर नैतिक उत्तम आचरण को डेवलप करे, उत्तम आदर्शों को डेवलप करे, उसकी संस्कृति सभ्यता को डेवलप कर पाए। लचीलेपन का सिद्धांत, पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए कि समय आने पर उसमें परिवर्तन किया जा सके, उसमें कुछ बदलाव किया जा सके, बालक के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। नवीनता की खोज का सिद्धांत, पाठचर्या के निर्माण में हम उस नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें जिसके द्वारा बालक का विकास हो सकता है ना। नवीन ज्ञान को भी स्थान दिया जाना चाहिए। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, पाठचर्या को बालक को ऐसी पाठचर्या देना चाहिए जिससे कि वो हर प्रकार का ज्ञान अर्जित कर सके, जिससे वो अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास कर सके। यदि हमारी पाठचर्या बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होगी तभी हम उन शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। समझ गए बात। 2 यूनिट कंप्लीट हो गई। यूनिट नंबर 3, पाठचर्या प्रारूप और मूल्यांकन रणनीतियों को समझते हैं। आइए समझते हैं पाठचर्या प्रारूप होती क्या है। पाठचर्या प्रारूप शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द करिकुलम डिजाइन का हिंदी रूपांतरण है। डिजाइन शब्द का प्रयोग क्रिया की तरह या संज्ञा की तरह किया जाता है। जब इसका प्रयोग क्रिया की तरह किया जाता है तो यह एक प्रक्रिया को इंडिकेट करता है, एक प्रोसेस को इंडिकेट करता है, जैसे पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया। जब इसका प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है यानी नाउन के फॉर्मेट में या एज अ नाउन, तो उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आए उत्पाद को इंडिकेट करता है, जैसे पाठचर्या प्रारूप। करिकुलम यानी पाठचर्या को जब डिजाइन शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये मुख्य रूप से संज्ञा की तरह ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार साधारण शब्दों में पाठचर्या प्रारूप को पाठचर्या की एक व्यवस्थित रूपरेखा कहा जाता है, जिसमें उसके निर्माण एवं मूल्यांकन तक की सारी प्रक्रिया का क्रम से विवरण होता है। ठीक है। यहाँ पे सरल के शब्दों में कहा गया है, क्या कहा गया है सरल के शब्दों में? पाठचर्या प्रारूप वह संरचना है जिसका विद्यालय में शैक्षिक अनुभवों को चुनने, नियोजित करने और कार्यान्वित करने में प्रयोग किया जाता है। अतः प्रकल्प वह योजना है जिसका सीखने की प्रक्रियाओं को प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा अनुसरण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छे प्रारूप की विशेषताएं ये होती हैं कि जो एक अच्छा करिकुलम डिज़ाइन होता है, प्रारूप होता है, देखिए उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। विशेषता उसकी ये होती है, एक अच्छा पाठचर्या प्रारूप उद्देश्यपूर्ण होता है। एक अच्छा पाठचर्या प्रारूप उसका एक उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य लेकर के चलता है। एक पाठचर्या प्रारूप सिर्फ विषय वस्तु का एक क्रमवार संकलन ही नहीं होता, बल्कि ये स्पष्ट उद्देश्यों के साथ विषय वस्तु का क्रमवार संकलन होता है ताकि पाठचर्या अभ्यासकर्ता इसका प्रभावपूर्ण प्रयोग कर सके, प्रभावपूर्ण प्रयोग कर सके। एक अच्छा पाठचर्या प्रारूप सुव्यवस्थित और सुनियोजित होता है। कैसा होता है? सुव्यवस्थित होता है, सुनियोजित होता है, यानी कि इसमें क्या करना है, कब करना है, किसे करना है, कैसे करना है, इन सब बातों का उसमें उल्लेख होता है। एक अच्छा पाठचर्या प्रारूप सृजनात्मक होता है, क्रिएटिव होता है। एक अच्छा पाठचर्या प्रारूप को लोचशील होना चाहिए। लोचशीलता से आशय उस गुण से है जो समय एवं परिस्थिति की मांग के अनुसार परिवर्तन का आदेश देती है। एक पाठचर्या प्रारूप को लोचशील भी होना चाहिए ताकि समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें क्या हो, बदलाव किया जा सके। पाठचर्या प्रारूप के तत्व या घटक की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं। पाठचर्या प्रारूप के 5 प्रमुख तत्व या घटक होते हैं। पहला, शिक्षार्थी एवं समाज के विषय में मान्यताओं का एक संरचनात्मक ढांचा। कोई भी पाठचर्या समाज एवं उसमें रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित मान्यताओं के साथ प्रारंभ होता है। पाठचर्या निर्माणकर्ताओं का पहला कार्य शिक्षार्थी की योग्यता, आवश्यकता, रुचि, अभिप्रेरणा और किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु को सीखने की क्षमता का निर्धारण करना होता है। दूसरा होता है लक्ष्य एवं उद्देश्य। पाठचर्या प्रारूप का दूसरा प्रमुख तत्व है पाठचर्या के लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं। चूंकि पाठचर्या के उद्देश्य विषय वस्तु एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के चयन के आधार होते हैं, अतः ये सुपरिभाषित एवं सुव्यवस्थित होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु कला। विषय वस्तु कला चयन, उसका क्षेत्र विस्तार एवं उसका क्रम। विषय वस्तु को चयनित कर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के प्रयोग के लिए एक क्रम व्यवस्थित किया जाता है। क्रियान्वयन की दशाएं। पाठचर्या प्रारूप के एक तत्व के रूप में क्रियान्वयन की दशाओं का आशय विषय वस्तु को शिक्षार्थियों तक पहुंचाने की विभिन्न विधियों से है। ये पाठचर्या प्रारूप का एक मुख्य तत्व है क्योंकि ये शिक्षार्थी के परिणाम को निर्धारित करता है। आगे बढ़ते हैं। और
लास्ट वन है मूल्यांकन। पाठचर्या प्रारूप के तत्व के रूप में मूल्यांकन के कई आयाम होते हैं। समेकित रूप में मूल्यांकन शिक्षार्थी को उसके निष्पादन के विषय में बताता है तथा विषय वस्तु को अगले चरण की ओर गाइड करता है। इस प्रकार मूल्यांकन विषय वस्तु के क्रम एवं पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन को निर्देशित करने का काम करता है। ये 5 प्रमुख घटक या तत्व होते हैं पाठचर्या प्रारूप के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पाठचर्या विकास और पाठचर्या प्रारूप में क्या अंतर है। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों में अंतर जरूर पूछा जा सकता है। जो पाठचर्या विकास है ये एक संगठित स्वरूप है और पाठचर्या प्रारूप जो है ये एक प्रबंधन की पूर्व योजना होती है। ठीक है, ये विभिन्न सोपानों से होकर संपूर्णता प्राप्त करता है, जबकि ये पाठचर्या सोपानों का ही एक चरण है। ये पाठचर्या प्रारूप के बाद की प्रक्रिया है और ये पाठचर्या विकास के पहले की प्रक्रिया है। इसमें परिवर्तन और सुधार आते हैं। इसमें परिवर्तित तत्वों को एक व्यवस्था में रखने के लिए संरचना तैयार की जाती है। यह परिवर्तनों के बाद आता है और ये पाठचर्या विकास की पहली सीढ़ी है। पाठचर्या विकास सामाजिक व्यवस्था के आधार पर बनाया जाता है। पाठचर्या प्रारूप पाठचर्या के आधार पर बनाया जाता है। ये कई पाठ्यवस्तु और तत्वों का संगठन है और ये पाठ्यवस्तु और तत्वों के लिए पूर्व संरचना है। ये स्वयं विषय वस्तु को स्थान देता है, जबकि विषय वस्तुओं को स्थान देने की प्रक्रिया की तैयारी है। ये इन दोनों में अंतर होता है, विकास और प्रारूप में। आइए समझते हैं। पाठचर्या प्रारूप के कुछ प्रकार हैं। जैसे पाठचर्या प्रारूप के प्रकार में पहला आपका आता है जैसे विषय केंद्रित प्रारूप। विषय केंद्रित प्रारूप में क्या होता है, पाठचर्या का यह प्रारूप विभिन्न विषयों को केंद्र में रखता है। विषयों को केंद्र में रखता है। इस फॉर्मेट के तहत अधिगम के पारंपरिक क्षेत्रों के लिए पारंपरिक विषयों को अंतरनुशासनिक विषयों के लिए समस्या समाधान और निर्णयन क्षमता संबंधी प्रक्रिया को इस उद्देश्य के साथ शामिल किया जाता है कि विद्यार्थी इनसे प्राप्त सूचनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सके। दूसरा, विषय केंद्रित प्रारूप के 5 प्रकार होते हैं। इसमें आपका विषय प्रारूप, अनुशासन प्रारूप, सहसंबंधात्मक प्रारूप, प्रक्रिया प्रारूप और विस्तृत क्षेत्र प्रारूप आते हैं। विद्यार्थी केंद्रित प्रारूप जो होता है ये प्रारूप मुख्यतः विद्यार्थियों की रुचि एवं आवश्यकताओं को केंद्र में रख करके बनाया जाता है। इस प्रकार के प्रारूप में कुछ सामान्य कार्यकलाप जैसे खेल, चित्रकला, कहानी जिसमें कि बच्चों को शामिल किया जा सकता है, इनको जो है अध्ययन अध्यापन के केंद्र में रखा जाता है। पाठ्यवस्तु अलग अलग विषयों जैसे आपका गणित, विज्ञान आदि में विभाजित होकर के कार्यकलाप जैसे खेलना, कहानी कथन आदि में विभाजित रहता है। और विद्यार्थी केंद्रित प्रारूप जो होता है ये आपका 4 प्रकार का होता है, जिसमें आपका बाल केंद्रित प्रारूप आता है, अनुभव केंद्रित, रोमानी या रेडिकल प्रारूप और मानवतावादी प्रारूप इसमें आपका आता है। समस्या केंद्रित जो प्रारूप होता है किसी वास्तविक या उपकल्पित समस्या को केंद्र में रख करके पाठ्यवस्तु को संगठित करने के लिए जब पाठचर्या प्रारूप का निर्माण किया जाता है तो इसे समस्या केंद्रित प्रारूप कहा जाता है। समस्या केंद्रित पाठचर्या प्रारूप कहा जाता है। पाठचर्या मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य ये मापना है कि पाठचर्या के क्रियान्वयन से इसके उद्देश्यों की किस सीमा तक प्राप्ति हुई है। हम मूल्यांकन और उद्देश्यों के बीच इस संबंध को इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे पहले आपका क्या हो गया, उद्देश्य में गतिविधियों से आपका मूल्यांकन हो गया। आगे बढ़ते हैं। चित्र ये बता रहा है कि जैसे ही पाठचर्या के उद्देश्य निर्धारित किए जाएं उसी समय उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन का तरीका भी सोच लेना चाहिए। मूल्यांकन की संभव विधियों के संदर्भ में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु और अधिगम अनुभवों का उपयोग किया जाना चाहिए। किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम की प्रभावशीलता इस बात से आंकी जाती है कि उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की कितनी संभावना है। उपयुक्त मूल्यांकन विधियों द्वारा ये मापा जा सकता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। ठीक है, किसी भी सार्थक क्रिया यानी गतिविधि की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे आप विशेषताएं जैसे पाठचर्या के उद्देश्यों के साथ संगति होनी चाहिए, पर्याप्त निदानात्मक मूल्य होना चाहिए, व्यापकता, वैधता, निरंतरता, ये सभी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। पाठचर्या मूल्यांकन का क्या अर्थ है? पाठचर्या मूल्यांकन का अर्थ है पाठचर्या विकास का एक अभिन्न अंग पाठचर्या मूल्यांकन में। पाठचर्या मूल्यांकन के अंतर्गत 2 अति महत्वपूर्ण तथ्य शामिल होते हैं। पहला ये कि जिन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निश्चित पाठ अथवा पाठचर्या का अध्यापन किया गया है उनमें से किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है और इसके साथ ही साथ कौन कौन से उद्देश्य अपर्याप्त रह गए हैं। दूसरा ये कि कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षण के प्रति छात्रों के अनुभव किस प्रकार के रहे हैं। अब रेमर्स और गेज का स्टेटमेंट है कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो उत्तम और वांछनीय हो उसका ही प्रयोग किया
जाता है। आगे बढ़ते हैं, और मूल्यांकन को लेकर के प्रोफेसर दांडेकर की भी परिभाषा है। पाठचर्या मूल्यांकन वॉर्थन एंड सैंडर्स की भी परिभाषा है। पाठचर्या मूल्यांकन का महत्व क्या होता है, इसको समझते हैं। पाठचर्या मूल्यांकन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि अधिगम में सुधार, यानी कि लर्निंग में कुछ सुधार किया जाए, साथ साथ शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु ये सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। बिना मूल्यांकन के पाठचर्या को उपयुक्त नहीं माना जा सकता। किसी भी स्तर पर नई पाठचर्या के विकास हेतु पुरानी पाठचर्या का मूल्यांकन करना अति आवश्यक होता है। पाठचर्या मूल्यांकन के द्वारा नीति निर्माताओं, प्रशासकों और समाज के अन्य सदस्यों को सूचना मिल जाती है कि निर्मित पाठचर्या आवश्यकताओं की पूर्ति में समक्ष है कि नहीं। पाठचर्या समय के साथ पुरानी होने लगती है तथा समय के साथ उसमें वर्णित तथ्य तथा विचार अव्यवहारिक हो जाते हैं, जिन्हें हटा करके नए तथ्यों को सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता है। पाठचर्या का निर्माण विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। उन उद्देश्यों की प्राप्ति पाठचर्या का लक्ष्य होती है। अब संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? संरचनात्मक मूल्यांकन पर आपसे टिप्पणी पूछ सकता है। संरचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि या पाठ्यवस्तु, शिक्षण सामग्री आदि से होता है जिसके आधार पर सुधार करना संभव हो, जिसके आधार पर सुधार करना संभव हो। ठीक है, संरचनात्मक मूल्यांकन इसलिए करना आवश्यक है जिससे किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण प्रविधि को अंतिम रूप देने से पहले उसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। संरचनात्मक मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य जैसे धनात्मक अभिप्रेरित विश्वास और आत्मसम्मान को प्रोत्साहित करना, शिक्षकों को इसके द्वारा फीडबैक देना, शिक्षक को सूचनाएं प्रदान करना ताकि शिक्षण में सुधार किया जा सके, इसके द्वारा छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा देना, विद्यार्थियों को ज्ञानात्मक स्तर के सुधार के तरीके बताना। ये संरचनात्मक मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य होते हैं। ठीक है, ये इसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं और कुछ गुण भी होते हैं। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना है। इससे स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों आदि को जारी रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे माना कि हाई स्कूल कक्षा के छात्रों के लिए विज्ञान की पुस्तक का चयन करना है, तो इसके लिए हाई स्कूल के विज्ञान पाठ्यक्रम पर लिखी ऐसी सभी पुस्तकों का मूल्यांकन करना होगा। इन पुस्तकों में से उसी पुस्तक का चयन किया जाएगा जो शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम आदि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होगी। कहने का मतलब है कि हाई स्कूल में अगर मान लीजिए विज्ञान की किताब का आपको चयन करना है, मान लीजिए आप स्कूल में हैं और आपको अपने स्कूल में विज्ञान की किताब लगानी है हाई स्कूल में, तो आप जितनी भी पब्लिकेशन है, चाहे आपका साहित्य हो, ठाकुर हो, अग्रवाल हो, है ना, एंड जो भी प्रकाशन आपके आते हैं, आप सबको चेक करेंगे, सबका कंपैरिजन करेंगे, सबकी तुलना करेंगे, फिर उसमें जो आपको बेस्ट लगेगी वो आप अपने बच्चों के लिए रखेंगे, है ना। यही आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है। ओके, योगात्मक मूल्यांकन की कुछ क्वालिटीज होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसी पूर्व निश्चित शिक्षा नीति विधि की जांच करके उसके विषय में निर्णय लेना है। इसमें सूचना एकत्रित करने के लिए वैध एवं विश्वसनीय उपकरणों का प्रयोग होता है। यह व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया है। इसके द्वारा छात्रों के एक स्तर का भी मूल्यांकन भी किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की अगर बात करें तो देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन को समझते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है। 2009 में भारत की शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ये एक अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं का अभिन्न विधियों और उपकरणों द्वारा व्यापक आकलन किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की वृद्धि और विकास के समस्त क्षेत्रों का सतत एवं नियमित आकलन है। इसके द्वारा विभिन्न विधियों एवं उपकरणों के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन को अलग अलग समझते हैं। देखिएगा, सतत का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार। इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बच्चे का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है, जो पूरे वर्ष औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से चलता रहता है। व्यापक मूल्यांकन, व्यापकता से आशय बच्चे के समस्त कौशलों या गुणों के विकास से है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास भी सम्मिलित हैं, जो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आवश्यक होता है। इन गुणों का विकास धीमी गति से होता है और वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता भी इसमें होती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं ये हैं, ये छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये छात्रों द्वारा सीखने के क्रम में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाता है। इसके द्वारा सीखने के दौरान छात्रों को होने वाली कठिनाइयों को कम किया जाता है।
ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को एक केंद्रित गतिविधि बनाता है। स्वमूल्यांकन हेतु छात्रों के लिए गुंजाइश भी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य हैं। विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति जानना, बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तन का पता लगाना और प्रत्येक बच्चे को सीखने और समुचित विकास में मदद करना, सृजनशीलता को बढ़ावा देना, यही सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। अब लास्ट यूनिट हमारी बचती है, यूनिट नंबर 4, पाठचर्या के अलग अलग प्रतिमान हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, ये आपकी लास्ट यूनिट रहेगी। 3 यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। कितनी? 3 यूनिट कंप्लीट कर ली। चौथी यानी 4th लास्ट यूनिट आपकी बचती है, इसको कवर करते हैं। चलिए फास्ट तरीके से। जैसे प्रतिमान का अर्थ क्या होता है? प्रतिमान का अर्थ, मीनिंग ऑफ मॉडल पढ़ते हैं। वैसे तो प्रतिमान का तात्पर्य प्रतिकृति के रूप में समझा जाता है, जैसे अंग्रेजी भाषा में मॉडल कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं। वील्ड के अनुसार क्या कहा गया है? किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने और क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान होती है। पाठचर्या प्रतिमान का अर्थ क्या होता है? प्रतिमान शब्द जो है वो आंग्ल भाषा के शब्द मॉडल का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के वास्तविक स्वरूप का बोध कराने वाला परिकल्पनात्मक या कार्यात्मक रूप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पाठचर्या शब्द को प्रतिमान के साथ जोड़ देने पर यह पाठचर्या प्रतिमान हो जाता है, जिसका अर्थ होता है पाठचर्या का स्वरूप क्या है, जो शैक्षिक लक्ष्यों पर आधारित होता है। पाठचर्या प्रतिमान से आशय शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठचर्या के निर्माण या इसके लिए दिशा निर्देशन की प्रक्रिया के स्वरूप निर्धारण से होता है। ठीक है, पाठचर्या प्रतिमान का वर्गीकरण देखिए। चूंकि पाठचर्या में उद्देश्य, प्रक्रिया एवं परिस्थिति 3 तथ्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए इन 3 शब्दों में परिवर्तन के साथ पाठचर्या विकास की प्रतिमान में परिवर्तन होते रहते हैं। वर्तमान में मौजूद पाठचर्या प्रतिमान को उपयुक्त 3 तथ्यों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे उद्देश्यों या मूल्यांकन प्रतिमान, उद्देश्य या मूल्यांकन प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान और परिस्थिति प्रतिमान। ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला आता है आपका जैसे पाठचर्या का उद्देश्य यानी कि मूल्यांकन प्रतिमान। इस प्रतिमान में शैक्षिक उद्देश्यों को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हुए पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। इसे मूल्यांकन प्रतिमान भी कहते हैं। इस प्रतिमान में निम्नलिखित सोपान का अनुसरण किया जाता है, जैसे शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम और वांछित व्यवहार परिवर्तन का भी मूल्यांकन होता है। दूसरा है पाठचर्या का प्रक्रिया प्रतिमान। इस प्रकार के प्रतिमान में प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार के प्रतिमान में पाठ्यवस्तु की सहायता से मानवीय गुणों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है और इस प्रकार के प्रतिमान में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस प्रकार के प्रतिमान में शिक्षण व्यवस्था जो है वो छात्र केंद्रित होती है। पाठचर्या का परिस्थिति प्रतिमान। इस प्रतिमान के अंतर्गत उन परिस्थितियों को उत्पन्न किया जाता है जो शिक्षा एवं पाठचर्या को प्रभावित करती हैं। इस प्रतिमान के आधार पर विषय केंद्रित पाठचर्या, कोर केंद्रित, बाल केंद्रित पाठचर्या तथा सुसंबद्ध पाठचर्या आदि का निर्माण किया गया है। पाठचर्या विकास के मॉडल की बात करें तो पाठचर्या विकास के लिए एक से अधिक मॉडल का अनुसरण किया जा सकता है, जैसे आपका तकनीकी या वैज्ञानिक मॉडल हो गया है ना। इसमें क्या है कि तकनीकी या वैज्ञानिक मॉडल हमें पाठचर्या को विस्तृत परिदृश्य में समझने में मदद करता है। इसके फलस्वरूप हम पाठचर्या को विभिन्न तत्वों वाली जटिल इकाई के रूप में देख सकते हैं, जिसके विभिन्न तत्व परस्पर मिलकर के एक सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य को, एक सर्वनिष्ठ उद्देश्य को पूरा करते हैं और उद्देश्य भी उद्देश्य हैं व्यक्तियों की शिक्षा। तकनीकी या वैज्ञानिक मॉडल में शिक्षाविदों से अपेक्षा है कि अपनी कार्य सिद्धि के लिए बौद्धिक और तार्किक उपागम को प्रयोग करना। अगर टेलर मॉडल की बात करें तो टेलर के अनुसार जो लोग पाठचर्या में रुचि रखते हैं उन्हें निम्नलिखित को परिभाषित करने का प्रयत्न करना चाहिए, जैसे विद्यालय के प्रयोजन क्या हैं, इन प्रयोजनों से संबंधित शैक्षिक अनुभव क्या है, इन अनुभवों का संगठन क्या है, इन प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन। ठीक है, पाठचर्या विकास के टेलर मॉडल को इस प्रकार से जो है हम इसको दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और फिर हमारा आता है हिल्दा टाबा या ग्रास रूट मॉडल। इसको समझते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। हिल्दा टाबा के अनुसार जो लोग पाठचर्या का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ही पाठचर्या अभिकल्पन करनी चाहिए। उनके अनुसार अध्यापकों को अपने छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करनी चाहिए, अर्थात परंपरागत निगमनात्मक उपागम के स्थान पर आगमनात्मक उपागम अपना करके उन्हें विशिष्ट से सामान्य का प्रयोग करके सामान्य पाठचर्या का डिज़ाइन बनाना चाहिए। हिल्दा टाबा ने
अपनी पाठचर्या के आधारभूत मॉडल में 7 सोपानों की सूची दी है, जिनमें अध्यापकों को विशेष निवेश जुटाने पड़ते हैं। ठीक है, जिसमें जो सोपान है उसमें आपका आवश्यकताओं का निदान है, उद्देश्यों का निर्माण है, विषय वस्तु का चयन है, विषय वस्तु का संगठन और अधिगम अनुभवों का भी चयन है। आगे बढ़ते हैं। अध्यापक शिक्षा के अगर मॉडल की बात करें तो बच्चों को वर्तमान शैक्षिक वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए अनुभवी अध्यापकों का होना भी जरूरी है। छात्रों को सही मार्गदर्शन प्रदान करने में एक अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रमों को विकसित किया। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य अध्यापकों को शिक्षा प्रदान करना, जिससे वे छात्रों को सही ढंग से शिक्षण प्रदान कर सकें। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा शिक्षक शिक्षा से जुड़े कई प्रतिमानों का कई संस्थानों में उच्च संचालन किया जा रहा है। केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की अगर बात करें तो केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET NCERT की एक संवैधानिक इकाई है। 1984 में शैक्षिक प्रौद्योगिकी और शिक्षण एड्स विभाग के विलय के साथ अस्तित्व में ये आई और CIET शैक्षिक प्रौद्योगिकी का एक प्रीमियर राष्ट्रीय संस्थान है। इसका प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, केंद्रीय शैक्षिक संस्थान के कुछ कार्य हैं, जैसे लघु मध्य दीर्घ स्तरों पर विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, दूरदर्शन में शैक्षिक फिल्मों, वीडियो टेप, ऑडियो टेप की आपूर्ति और स्क्रीनिंग के लिए विस्तार सेवाएं, विशेष क्षेत्र रेडियो, ऑडियो, टेलीविज़न और वीडियो उत्पादन और कम लागत वाले शिक्षण सहायक प्रशिक्षण देना, NCERT के अन्य घटकों को परामर्श और मीडिया सहायता प्रदान करना। इस तरीके से वनस्थली विद्यापीठ आपका टॉपिक आ गया, इसको समझते हैं। देखिएगा, वनस्थली विद्यापीठ महिला शिक्षा की राष्ट्रीय संस्था है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जो कि राजस्थान के टोंक जिले की निवाई में स्थित है। ओके, जहाँ शिशु कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य हो रहा है। वनस्थली का वातावरण स्वतंत्रता का वातावरण है। कक्षाओं को अधिकतम स्वतंत्रता दी जाती है और उनके व्यक्तित्व के निर्माण का प्रयास भी किया जाता है। वनस्थली के विशाल पुस्तकालय में लगभग 1 लाख पुस्तकें हैं, जिनमें उच्च कोटि के अनेक दुर्लभ ग्रंथ भी हैं। लगभग 750 पत्रिकाएं नियमित रूप से आती हैं, जिनमें उच्च स्तर की विदेशी पत्रिकाएं भी हैं। वनस्थली का उच्च माध्यमिक विद्यालय देश का प्रथम यानी गर्ल्स ऑटोनॉमस स्कूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वनस्थली जो विद्यापीठ है, इसके कुछ लक्ष्य हैं। लक्ष्य क्या है? नंबर 1 तो बच्चे का चारित्रिक विकास करना, दूसरा स्वावलंबन की भावना का विकास करना, तीसरा सर्वतोमुखी विकास यानी कि गृह शिल्प, गृह प्रबंधन और गृह व्यवस्था का कार्य करना, मर्यादा निहित स्त्री स्वातंत्र्य की भावना का विकास करना। मर्यादा निहित स्त्री, विद्यापीठ में भारतीय स्त्री मर्यादा को प्रमुख स्थान दिया गया है और पाश्चात्य संस्कृति जो वेस्टर्न कल्चर है उसके आधार पर उपयुक्त मर्यादा में रहते हुए जीवन व्यतीत करने का अवसर भी दिया जाता है। इंदौर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के अधिनियम के तहत 1964 में हुई। स्थापना के समय इस विश्वविद्यालय का नाम इंदौर विश्वविद्यालय रखा गया था। शुरुआत में इसका कार्यक्षेत्र इंदौर जिले तक ही सीमित था। आज विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 6 जिले धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर और बड़वानी हैं। 2001 में विश्वविद्यालय को NAC द्वारा 4 सितारा का दर्जा प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? NAC के द्वारा। 1988 में इस यूनिवर्सिटी का नाम मालवा की शासक व राजमाता देवी अहिल्याबाई के नाम पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कर दिया गया और 1986 में पहली बार B.Ed और 1969 में विश्वविद्यालय ने MBA जैसे पाठ्यक्रमों को अपने यहाँ शुरुआत किया। आधुनिक शिक्षा के साथ कदम मिलाते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने कंप्यूटर के पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी की। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शांति निकेतन की। देखिए, शांति निकेतन की स्थापना कलकत्ता के निकट बोलपुर नामक ग्राम में महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1863 में की, जहां पर वे साधना किया करते थे। शांति निकेतन जो वर्तमान में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गया है, ये भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। 1901 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी स्थान पर बालकों की शिक्षा के लिए एक प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की, जो शुरुआत में ब्रह्म विद्यालय तथा बाद में शांति निकेतन और 1921 में विश्व भारती विद्यालय के नाम से ये प्रतिष्ठित हुआ। शांति निकेतन के कुछ उद्देश्य हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना
कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की। जैसे विश्व भारती को सांस्कृतिक विश्व केंद्र बनाकर के धर्म, साहित्य, विज्ञान, इतिहास के अध्ययन के लिए उपलब्ध कराना, विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करना, भारतीय संस्कृति आदर्शों की व्यवस्था करना और विभिन्न दृष्टिकोणों से सत्य के विभिन्न पहलुओं की प्राप्ति के लिए मानव मस्तिष्क का अध्ययन करना। ठीक है, ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीप समझते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एनसीएफ 2005 के एनसीएफ का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया गया था। 2005 के एनसीएफ का प्रारंभ जो है शिक्षा शास्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर सभ्यता और संस्कृत प्रगति को आधार मानकर किया गया था। भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर में 23 सदस्यों की समिति का गठन किया गया और इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूहों का गठन किया गया। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया था। इस दस्तावेज में कुल 5 अध्याय हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। इस समिति ने पाठ्यक्रम को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर भी दिया है। इसमें शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, रटंत प्रणाली से बच्चों को मुक्ति दिलाने, परीक्षा प्रणाली में सुधार करने और लिंग, जाति, धर्म आदि आधारों पर होने वाले भेदभावों को समाप्त करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मुख्य सूत्र लर्निंग विदाउट बर्डन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना है और इसके 5 अध्याय हैं। एनसीएफ 2005 दस्तावेज के 5 अध्याय। पहला परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव्स यानी कि परिचय, रूपरेखा, पश्चावलोकन, मार्गदर्शी सिद्धांत, गुणवत्ता के आयाम, शिक्षा का सामाजिक संदर्भ, शिक्षा के लक्ष्य इसमें दिए गए हैं। जो अध्याय 2 है इसमें सीखना और ज्ञान से संबंधित इसमें बात कही गई है। चैप्टर 3 में यानी अध्याय 3 में पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन से संबंधित बात कही गई है। चौथे में विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण से संबंधित बात कही गई है और 5वें में व्यवस्थागत सुधार से रिलेटेड बात कही गई है। इसमें उसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, और इसके कुछ सिद्धांत जैसे कि मानवता का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, संस्कृति को बचाने का सिद्धांत है ना, रुचि का सिद्धांत और सामाजिकता का सिद्धांत, ये इसके सिद्धांत हैं। फिर इसके उद्देश्य भी आ जाते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो, शारीरिक एवं मानसिक विकास में समन्वय हो, सामंजस्य स्थापित हो। ये जो इस तरीके की क्या कहते हैं हेडिंग्स हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर तो आप बना करके लिख ही लेंगे। ठीक है, स्तर के अनुकूल शिक्षण विधि यानी कि जिस स्तर की आप शिक्षा दे रहे हैं उसी के अनुकूल शिक्षण विधियों को अपनाया जाए। शिक्षकों में आत्मविश्वास का विकास करना और समाज की एकता का विकास करना, ये सभी इसके क्या हैं? सिद्धांत हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 की। वर्तमान समय में शिक्षा का अधिकार 2009 अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण ने शिक्षक के उत्तरदायित्वों में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी है, जिससे संपूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षक पर आन पड़ा है। एक अभिभावक ये जानने का प्रयास नहीं करता कि शिक्षा व्यवस्था में त्रुटियों के लिए कौन उत्तरदायी है, वरन वह शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण कर्ता-धर्ता शिक्षक को ही मानता है। इस स्थिति में शिक्षक का दायित्व बालकों का शिक्षण करना ही नहीं, वरन अभिभावकों एवं समाज को संतुष्ट करना भी हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति में शिक्षक शिक्षा के लिए एक ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता का अनुभव हुआ जो कि बदलते हुए परिवेश में शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो और शिक्षक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बना सके। इस स्थिति में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 का प्रस्तुतिकरण हुआ, जिसमें शिक्षक शिक्षा के विषय में पूर्णतः नवीन विचारों का प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा का स्वरूप वर्तमान समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके किया गया है। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय NCFT यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 है, इसके कुछ उद्देश्य हैं। ठीक है, समझते हैं इसको, पॉइंट को देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना है जो कि राष्ट्र की प्रगति के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें और समाज के लिए अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2 प्रकार के उद्देश्यों का निर्धारण करती है, जो कि प्रत्यक्ष उद्देश्य एवं अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं।
और इसके कुछ प्रत्यक्ष उद्देश्य हैं, जैसे शिक्षक शिक्षा के लिए उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, उचित समयावधि का निर्धारण करना, व्यावसायिक वृद्धि की उपलब्धता, शिक्षकों की योग्यता एवं गुणों का विकास करना, शिक्षक शिक्षा का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण, शिक्षक का विकास एक सुगमकर्ता के रूप में, शिक्षक का विकास एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। ठीक है, ये इसके प्रत्यक्ष उद्देश्य हैं और फिर इसके कुछ अप्रत्यक्ष उद्देश्य भी दिए गए हैं। फिर इसकी आवश्यकता क्या है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए NCFTE की आवश्यकता रही, परिवर्तित समाज के लिए, छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं के विकास के लिए और जीवन कौशलों के विकास के लिए, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसकी आवश्यकता रही। अब पाठचर्या विकास में शिक्षा शास्त्रियों की क्या भूमिका रही? महात्मा गांधी जी आ गए। महात्मा गांधी जी का जो जीवन परिचय है वो आपको पता ही है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर में हुआ था। पिताजी करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। 1987 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर ली और उसी वर्ष 4 सितंबर को उन्हें कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। इंग्लैंड में लगभग 4 वर्ष तक कानून के छात्र के रूप में रहे और 10 जून 1981 को बैरिस्टर बनकर के भारत वापस आए। ठीक है, और फिर जो है सन 1893 ईस्वी में एक मुसलमान व्यापारी की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। ओके, सन 1914 में स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण वे भारत वापस आ गए। सन 1915 में वो भारत के राजनीतिक क्षेत्र में कूद पड़े। 1917 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1921 में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा योजना के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। 1923 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि 6 मार्च सन 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ, जो है 6 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता गांधी जी ने दिलाई और फिर नाथूराम गोडसे ने शुक्रवार के दिन 30 जनवरी 1948 को उन्होंने अपनी गोली का शिकार बनाया और ये अपने परम लोक में चले गए, परम धाम में चले गए। गांधी जी का जीवन दर्शन, गांधी जी के 4 स्तंभ थे: सत्य, अहिंसा, निर्भयता और सत्याग्रह। सत्य में उन्होंने बताया है कि सर्वोच्च मानव मूल्य का मनसावाचक करुणा पालन करना चाहिए। अहिंसा यानी कि हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, दमन के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। सत्य का दृढ़तापूर्वक पालन करके अहिंसात्मक ढंग से अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहिए। ठीक है, सत्य के बारे में डिटेल से दिया हुआ है, फिर अहिंसा और फिर निर्भयता और सत्याग्रह। गांधी जी का शिक्षा दर्शन की बात करें तो गांधी जी ने संपूर्ण शिक्षा, ये आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े थे ना, उसमें आपको शायद डिटेल में दिया हुआ है, पढ़ाया था आपको। गांधी जी ने संपूर्ण शिक्षा का केंद्र नीतिशास्त्र और मूल्यों को माना। उनका विश्वास था कि शिक्षा मनुष्य का विकास करके उसके चरित्र का निर्माण करती है और ये दोनों ही मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान और आत्मबोध की ओर उन्मुख करने में सहयोग देते हैं। शिक्षा का कार्य है मनुष्य की आत्मा का परिमार्जन यानी कि शुद्धिकरण करना। गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ बताते हुए कहा कि शिक्षा से तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वोत्कृष्ट विकास होने से। फिर शिक्षा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, आर्थिक और आध्यात्मिक शक्तियों और योग्यताओं का सर्वांगीण विकास करती है, ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी ने वर्तमान में विद्यमान पाठ्यपुस्तकों की भी भरपूर आलोचना की। उनका मानना था कि पाठ्यपुस्तकें छात्रों को उनके आसपास के वातावरण का ज्ञान देने में असमर्थ हैं। वास्तव में पाठ्यपुस्तकें एक ऐसा भार है जो छात्रों को दम घोटने के लिए पर्याप्त हैं। गांधी जी ने शिक्षण पद्धतियों को मनोवैज्ञानिक आधार पर सृजित करने की कल्पना की है। शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर वो मानते हैं कि बालकों के अंदर अनुकरण प्रवृत्तियों की प्रबलता होती है, बच्चा इमिटेट करता है, नकल करता है। गांधी जी ने बेसिक शिक्षा योजना दी, यानी कि गांधी जी ने अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में शिक्षाविदों के समक्ष बेसिक शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। आपसे एग्जाम में बेसिक शिक्षा के सिद्धांत पूछ सकता है, उद्देश्य पूछ सकता है, विशेषताएं पूछ सकता है, वर्धा शिक्षा योजना पर टिप्पणी पूछ सकता है। इसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। कुछ शिक्षाविद इसे बेसिक शिक्षा योजना की संज्ञा देते हैं। ठीक है, गांधी जी ने इस शिक्षा का आधार एक बेसिक क्राफ्ट को रखा और उनका उद्देश्य था कि शिक्षा का कार्य सिर्फ मानसिक प्रशिक्षण देना ही नहीं, वरन उसका आधार हाथ और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ करके उसे मानसिक स्तर पर पहुंचाना है और साथ ही मानव के हृदय और उसकी आत्मा का उन्नयन करना है। इसके कुछ सिद्धांत हैं। इसके 5 सिद्धांत बताए गए हैं। कितने सिद्धांत? इसके 5 आधारभूत सिद्धांत बताए गए हैं। पहला है शिक्षा को 7 से 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं के लिए निःशुल्क कर देना। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा का मुख्य केंद्र हस्त कौशल को जानना चाहिए, यानी कि बच्चा जो है हस्त कौशल सीख सके। बेसिक शिक्षा स्वावलंबन के सिद्धांत पर आधारित है। जो बेसिक शिक्षा है वो स्वावलंबन के सिद्धांत पर आधारित है। बालक जो है
आत्मनिर्भर बन सके। गांधी जी ने इस विचारधारा पर बहुत अधिक बल दिया कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। गांधी जी बेसिक शिक्षा के द्वारा ऐसे आदर्श नागरिकों का निर्माण करना चाहते हैं जिनमें व्यक्तिगत गरिमा और दक्षता हो, जो सबके साथ मिलजुल करके काम कर सके। ये इनके 5 क्या है आधारभूत सिद्धांत हैं। आगे बढ़ते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं विश्व प्रसिद्ध गीतांजलि काव्य के प्रणेता और विश्व भारती के संस्थापक महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता जी का नाम शारदा देवी था। ठीक है। और टैगोर परिवार अपनी समृद्धि, कला, विद्या, संगीत के लिए संपूर्ण बंगाल में प्रसिद्ध था। टैगोर को अपने पिता से देशभक्ति, विद्वता, धर्मप्रियता, साधना आदि गुण जो है कह सकते हैं विरासत में मिले हुए थे। ओके। गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद पर नवंबर 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। भारत का यह अनमोल रत्न 1941 में अपने संसार से विदा हो गया। टैगोर जी का जीवन दर्शन की अगर बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन पर उनके धार्मिक, दर्शनयुक्त और सुसंस्कृत परिवार का बहुत प्रभाव पड़ा। उनके जीवन दर्शन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जो टैगोर जी जो हैं वे ईश्वर को सर्वोच्च मानव के रूप में मानते थे। वे अद्वैतवादी थे। वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। वे कभी उसे साकार तो कभी निराकार के रूप में मानते थे। वे सृष्टि को ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करते थे। उन्होंने निर्धनता एवं अस्पृश्यता को हटाने पर अधिक बल दिया। उन्होंने मनुष्य के बीच और मनुष्य प्रकृति के बीच एकता पर बल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आता है टैगोर जी का शिक्षा दर्शन की बात करते हैं। देखिएगा, टैगोर ने अपने समय की शिक्षा का घोर विरोध किया। वे शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन नामक शैक्षिक संस्था की स्थापना कर अपने सपनों को मूर्त रूप दिया। उनका विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना परम आवश्यक है। वे चाहते थे कि बालक प्रकृति और समाज दोनों से सीखे और बालकों को वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त हो। आप बस इनके बारे में इतना याद रखिए कि जो टैगोर जी थे वो अपने समय की शिक्षा के घोर विरोधी थे और वे चाहते थे कि बालक को स्वतंत्र वातावरण मिले। वे चाहते थे कि बालक प्रकृति और समाज दोनों से सीखे, बालक को वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त हो। इसी को बढ़ा चढ़ा करके आप पेज भी लिख सकते हैं। वे कहते थे कि शिक्षा जीवन के फलस्वरूप होनी चाहिए। यदि शिक्षा वास्तविक जीवन से अलग हो जाएगी तो समाज को इससे कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। शिक्षा को प्रकृति और मनुष्य से निरंतर संबंधित होना चाहिए और उनकी व्यवस्था इन दोनों की संगत में ही होनी चाहिए। प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में लाना चाहिए। शिक्षा दर्शन के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं इनके। ठीक है, और इसमें सिद्धांत में क्या है कि शिक्षा को सजीव एवं गतिशील होना चाहिए, ऐसा टैगोर जी मानते थे। और जैसा महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को मातृभाषा होने पर जोर दिया, वैसा ही टैगोर जी भी मानते थे। बालकों की शिक्षा टैगोर जी कहते थे कि नगर से दूर प्रकृति के प्रांगण में होनी चाहिए। बालकों में संगीत, अभिनय, चित्रकला की योग्यता का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, बालक बंधन में नहीं होना चाहिए। टैगोर के अनुसार शिक्षण पद्धति बालक को भ्रमण के समय पढ़ाना चाहिए। वाद विवाद प्रश्नोत्तर विधि पर उन्होंने जोर दिया। क्रिया द्वारा शिक्षण होना चाहिए। मातृभाषा द्वारा बच्चे को सिखाइए, खेल द्वारा सिखाइए और स्व अनुभव करके बालक सीखे। गिज्जू भाई बधेका के बारे में अगर बात करें, बड़ी समस्या है। गिज्जू भाई बधेका के बारे में अगर बात करें तो बच्चों की शिक्षा के लिए समस्त जीवन समर्पित कर देने वाले गिज्जू भाई एक महान विचारक एवं शिक्षाविद थे, जिन्होंने बच्चों की शिक्षा पर गहन चिंतन किया। बाल समस्याओं के निदान के लिए सतत प्रयास और बाल साहित्य का सृजन करके बच्चों की जीवन उपयोगी साहित्य सुलभ कराया, जिसका ज्ञान करा करके उनका भावी जीवन सुखद बनाया जा सकता है। 15 नवंबर 1885 सौराष्ट्र के चित्तल गांव में गिज्जू भाई का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम गिरजाशंकर भगवान जी बधेका था। लोग उन्हें प्यार से गिज्जू भाई कहते थे। ठीक है, और इनके दार्शनिक विचार क्या थे? विद्यालय के बारे में गिज्जू भाई ने विद्यालय को मंदिर माना। गिज्जू भाई ने क्या माना? विद्यालय को मंदिर माना, अर्थात बाल मंदिर, जिसमें बच्चे रहते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। इसी दृष्टि से उन्होंने अपने बाल मंदिर का वातावरण मंदिर सदृश बनाने का प्रयास किया। बालक या छात्र की अगर बात करें तो गिज्जू भाई बालक को उस मंदिर का देवता मानते थे। वे कहा करते थे कि बच्चे को देवता मानो, बाल देवो भव उनकी प्रिय लाइन थी। इसलिए वे बच्चों की उपासना करते थे, उनकी सेवा करते थे और उन्हें खुशहाल जीवन यापन करने की कला भी सिखाते थे। गिज्जू भाई के अनुसार पाठ्यक्रम जो है, गिज्जू भाई ने अनुभव किया कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, समय विभाजन इत्यादि में कृत्रिमता है। शिक्षा में जीवन की सहजता नहीं है।
उन्होंने व्यक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर बालक के पाठ्यक्रम पर बल दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि बालक जो है सबकी अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि अलग अलग होती है ना, तो उसी हिसाब से उनके जिस बालक की जैसी योग्यता है, जिसकी जैसी बुद्धि है, जिसकी जैसी क्षमता है, जिसकी जैसी रुचि है, उसी के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। गुरुकुल प्रणाली की बात करें तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली रेजिडेंशियल शिक्षा प्रणाली का रूप है, जहां छात्र टीचर या आचार्य के घर यानी गुरुकुल में रहते थे, जो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। इस शिक्षा प्रणाली का आधार अनुशासन और मेहनत थे। इसमें छात्र और टीचर का रिश्ता बहुत पवित्र होता था और अक्सर इसमें किसी तरह का भुगतान नहीं किया जाता था। हालांकि छात्र टीचरों के सहयोग के लिए गुरु दक्षिणा जरूर दिया करते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की शुरुआत वैदिक काल में हुई, जब किसी भी तरह की शिक्षा प्रणाली नहीं हुआ करती थी, लेकिन स्किल बेस्ड शिक्षा के साथ वेद, पुराण आदि से सीखने का चलन जरूर था। ये आध्यात्मिक किताबें छात्रों को उनकी जानकारी बढ़ाने में मदद करती थी। गुरुकुल का अर्थ क्या होता था? देखिए, गुरुकुल का अर्थ है वह स्थान या क्षेत्र जहाँ गुरु का कुल यानी परिवार निवास करता है, उसे गुरुकुल कहते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में शिक्षक को ही गुरु या आचार्य मानते थे और वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों का उसका परिवार माना जाता था। गुरुकुलों के छात्रों के लिए 8 वर्ष का होना अनिवार्य था और 25 वर्ष की आयु तक लोग यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। गुरुकुल प्रणाली के कुछ उद्देश्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और गुरुकुल में किस प्रकार छात्रों को विभाजित किया जाता है? जो बच्चे छात्रों को 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। जो बच्चे 24 साल तक की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वाले को वासु कहते थे, 36 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वाले को रुद्र कहते थे, 48 साल तक की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वाले को आदित्य कहते थे। इनका भी कुछ इनका इंपॉर्टेंस था, महत्व था। गुरुकुल प्रणाली की विशेषताएं क्या थी? शिक्षा का आरंभ और जो है गुरुकुलों का वातावरण। ठीक है, इनकी विशेषताएं की देखिए, शिक्षा का आरंभ की अगर बात करें तो अथर्ववेद में उपनयन संस्कार और ब्रह्मचर्य व्यवस्था का वर्णन किया गया है। उपनयन संस्कार द्वारा शिक्षार्थी ब्रह्मचर्य के नए जीवन में दीक्षित होता और ब्रह्मचारी बन जाता था। ठीक है, गुरु के आश्रम को गुरुकुल कहा जाता था और इस स्थान पर बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी। गुरुकुलों के वातावरण की बात करें, गुरुकुल सुंदर प्राकृतिक स्थान में और सामान्यतः किसी ग्राम के निकट होता था। छात्रों की दिनचर्या बहुत ही जो है कि एक कह सकते हैं कि अनुशासित थी। ओके, गुरु शिष्य संबंध पिता और पुत्र के संबंध की भांति थे। गुरु बालक का पिता के समान होता था और शिष्य गुरु का पुत्र के समान होता था। ठीक है, निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा होती थी। गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी इच्छा से जो चाहे वो दे सकता था। छात्र का जीवन यानी कि गुरुकुलों में छात्रों के खान पान, वेशभूषा, आचार व्यवहार आदि के संबंध में भी निश्चित नियम थे, जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक समझा जाता था। मनुस्मृति के अनुसार विद्यार्थियों को दिन में केवल 2 बार यानी कि प्रातःकाल और शाम को भोजन करना चाहिए। अधिक भोजन और मांस, मधु, पानी, बासी भोजन आदि से बचने का भी आदेश दिया जाता था। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमने इस पूरे सब्जेक्ट को आपके रिवाइज कर लिया। बहुत कहने का है, कम समय में पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अभी भी अगर आप चाहें तो हमारे नोट्स ले सकते हैं, हम पेड नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। आपके जो 2 सब्जेक्ट 3 बचे हैं, 3 सब्जेक्ट आपके बचे हैं, उसके लिए आप नोट्स ले सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, आप भी इसको कम समय में अच्छा बेहतर कर सकते हैं। 9628126449 नंबर है। और क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।